बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और उम्मीद है कि आप जनाब खैर खैरियत से होंगे और आज का दिन भी बेहतरीन गुजारने की प्लानिंग कर रहे होंगे। मैं हूं उज़ैर मलिक और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं। जी बिल्कुल, मैं हूं माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग और वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और उम्मीद करते हैं आप भी चाय और कॉफ़ी का कप लेकर अपनी सीटों पर विराजमान हो चुके होंगे और ट्यून कर लिया होगा आपने। ऑप्शन क्यों नहीं आई आपके जहन में? कुछ कावे भी तो पी सकते हैं। टर्किश कावा हो सकता है, पेशावरी कावा हो सकता है। नहीं, इतनी दूर ना जाएं, अभी टर्किश की बातें ना ही करें, हम पाकिस्तानी कावे पी लें, गिलगित बल्तिस्तान से ले आए कोई कावा। आपके फैंस आपको वहाँ पर भी देख रहे हो, वहाँ पर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी बसती है। ये तो है वैसे, लेकिन हमें वैसे इंस्ट्रक्शंस यही थी कि हमने कहवा पीना है, लेकिन क्या करें, चाय नहीं छोड़ी जाती है। तो चाय और कॉफ़ी या कहवे के साथ आप अपनी सीटों पर विराजमान हो चुके होंगे और आपने हमारा जी शो जो है वो देखना शुरू कर दिया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प सा शो आपकी खिदमत पे लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। सियासत पर बात होगी, सेहत पर गुफ्तगू होगी और साथ ही साथ समाजी इश्यूज़ पर भी नज़र डालेंगे। तो अगले 2 घंटे हम हमेशा से कहते हैं आपने कहीं नहीं जाना। उम्मीद करते हैं आप इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय करेंगे और बिल्कुल इससे फ़ायदा भी उठाएंगे, इससे आप मुस्तफ़ीद भी होंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की, क्योंकि इस वक्त मौसम के असरात सब पर ही जनाब वाज़े हो रहे हैं। हमारी तो आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा, स्मॉग ने तो पूरे मुल्क को घेरे में ले रखा है। बारिश के भी कोई खास आसार नहीं दिखाई दे रहे। महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि इस साल सर्दियों में बारिशें कम होंगी। तो सवाल ये कि कितनी कम बारिशें होंगी, असरात क्या मुरतब होंगे अगर ये कम होंगी। तो आज मुख्तलिफ शहरों का मौसम कैसा रहेगा, इस पर भी बात हम करेंगे। और हम प्रोग्राम में जी एंटी साइकेट्रिक दवाओं की बात करेंगे, जिन्हें लेकर लोगों में बहुत सी गलतफहमियां होती हैं। कोई कहता है ये नशावर हैं, कोई कहता है ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं और कोई इसके साइड इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा डरता है। तो हकीकत इस हवाले से क्या है, या इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं, इस पर माहिर नफ्सियात हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करवाएंगे कैसे नौजवान पाकिस्तानी हीरो से, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है, जीरो ग्रेविटी में पाकिस्तान का परचम लहराया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कैसे उसने किया, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ये कहानी जानेंगे उन्हीं की ज़बानी। सियासत की बात होगी तो मुल्क में हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। एक तरफ आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बढ़ा है, तो दूसरी जानिब अंदरूनी मुल्क सियासी कशमकश जारी है। और एक तरफ विफाक पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुज़ामत है, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का भी हुकूमत पर दबाव है। ये सब आखिर चल क्या रहा है, इस पर खुसूसी तज्जिया होगा। और इसके साथ साथ जी स्मोक का असर सिर्फ सांस पर नहीं बल्कि जिल्द पर भी होता है। इस मौसम में स्किन केयर कैसे करें, कौन सी एहतियात ज़रूरी है, जिल्द को फ़ज़ाई आलूदगी से कैसे बचाया जा सकता है, इस पर डर्माटोलॉजिस्ट से हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा घरेलू माहौल पर बात होगी कि अगर घर का माहौल गैर मुतवाज़न हो तो बच्चों पर इसके क्या असरात होते हैं। हर वक्त मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े और एक ख़ानदान के लिए कितना इस हवाले से नुकसान होता है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इस रिलेशनशिप कोच से हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। साथ ही जनाब प्रोग्राम में सोशल मीडिया की दुनिया से भी आपको बाखबर रखा जाएगा और देखेंगे कि कौन सा ट्रेंड इस वक्त टॉप पर है, कौन सी खबर बहुत वायरल है, और ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कोई सेगमेंट आपसे मिस हो जाता है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी पसंद का सेगमेंट देख सकते हैं, उसे शेयर भी कर सकते हैं। और अपने फीडबैक से जनाब आपने हमें ज़रूर आगाह करना है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या आप मज़ीद जो है वो देखना चाहते हैं। तो मौसम की सूरत हाल जो है वो जानते हैं कि आज मौसम कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के वक्त खुनकी में इजाफा मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुसलसल खुश्क मौसम और फ़ज़ाई आलूदगी के बायस मशरक़ी पंजाब के कई अजला में स्मोक के इम्कानात बरकरार हैं। माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्ज़ाज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में जो ज़्यादा से ज़्यादा पारा है वो है 13 और कम से कम 1 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान
गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। और नाज़रीन, अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आज़ाद कश्मीर का मौसम, जहां ज्यादातर इलाकों में ठंडी हवाओं का राज है और दर्जा हरारत में वाज़े कमी देखी जा रही है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो हम देख रहे हैं वो है 27 और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 21 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पूरे कश्मीर में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। और अब रुख कर लेते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का और आपके साथ शेयर करते हैं KPK का मौसम, जहां बेशतर मैदानी इलाके खुश्क मौसम की लपेट में रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर देखते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो है 31 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि सवात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 18 और मिनिमम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ी अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। और अब जिक्र हो जाए लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, जहां अक्सर हम देख रहे हैं कि इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो यहां हम देख रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 32 है और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा 30 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान की बात हो जाए, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में ठंड में इजाफे की पेशगोई की है। ताहम लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, सियालकोट, खानेवाल, रहीम यार खान, बहावलपुर और मुल्तान में स्मोग जो है वो बरकरार रहेगी। ये इम्कानात जाहिर किए गए हैं। और अब चलते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। और आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबे सिंध का मौसम, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला में सूरज की तपिश अभी तक बरकरार है। शहर कायद कराची लिए चलेंगे आपको, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 37 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। नाज़रीन, चंद दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की जानिब से ये दावा और पेशगोई की गई थी कि इस बार पाकिस्तान में शदीद सर्दी पड़ सकती है और ऐसी सख्त सर्दी पड़ेगी जो पिछली कई दिहाइयों से नहीं देखी गई। मगर महकमा मौसमियात ने इन दावों और पेशगोइयों को मुस्तरद कर दिया है। वो इसके मुतज़ाद बात कर रहे हैं और ये वाज़े कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रवा साल मौसम सरमा में शदीद सर्दी पड़ने का इम्कान नहीं है। ताहम नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत मामूल से ज़ायद रह सकता है। इस साल मौसम सरमा में बारिशें मामूल से कम होंगी। जनवरी के अख्ताम पर बारिश का इम्कान होगा। तो जनाब, ये महकमा मौसमियात की जानिब से बिल्कुल ही हम देख रहे हैं कि एक मुतज़ाद जो बात है वो सामने आ रही है। बढ़ेगी तो यकीनन स्मोग में भी इजाफा होगा और स्मोग जीना मुश्किल कर देगी। लाहौर समेत हम देख रहे हैं कि पंजाब के अक्सर बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें कम होने की वजह से जी ये जो फ़ज़ाई मयार है वो मुतासिर हो रहा है। पंजाब और बलाई सिंध में स्मोग ज़्यादा रहेगी। महकमा मौसमियात ने मज़ीद ये भी बताया कि रवां साल मौसम सरमा के दौरान कराची में भी फ़ज़ाई मयार मुतासिर रहेगा। अगर स्मॉग की हम बात करें तो जनाब सूरत हाल ख़राब ही चल रही है अभी से और हम तो परेशान है कि खुदा न खास्ता आइंदा आने वाले दिनों में जब सर्दी बढ़ेगी तो क्या सूरत हाल होगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई है, रवा साल पाकिस्तान में सर्दी मामूल से कम पड़ने जा रही है और बारिशें भी कम होंगी, बुनियादी वजूहात क्या है?
देखें ओवरऑल तो अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है ये ट्रांजिशन का पीरियड होता है और इसमें हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं जो हमारी रेनफॉल्स हैं, समर रेनफॉल्स, मानसून रेनफॉल्स से विंटर की तरफ। तो क्लाइमेटोलॉजिकली अगर ओवर द ईयर्स देखें तो अक्टूबर और नवंबर में हमारे पास सबसे कम बारिशें जो हैं वो होती हैं और इसी तरह हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस साल भी कि अक्टूबर में भी जो है वो एक अभी तक जो है वो कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं हुई, सिर्फ एक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जो है वो रेनफॉल हुई थी, उसके बाद से वो ड्राई पीरियड जो है वो चल रहा है। इसी तरह जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो भी यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नवंबर के महीने में जो है वो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं है। मिड दिसंबर के बाद जो है वो रेनफॉल्स जो है वो क्लाइमेट मॉडल्स जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से फिर हमारे यहाँ जो स्नोफॉल्स होती हैं जनवरी और फरवरी के अंदर वो उसी तरह एक्सपेक्टेड है जिस तरह मामूल के मुताबिक होती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हम बिलो नॉर्मल रेनफॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो ऐसी हैं जो कि अच्छी रेनफॉल्स को सपोर्ट फिलहाल जो है वो नहीं कर रही। सही। अच्छा ज़हीर साहब, ये जो शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत के मामूल से ज़्यादा रहने का मतलब आप समझा दें, कहाँ तक दर्जा हरारत गिर सकता है और अगर बालाई इलाकों में हम देख रहे हैं दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहता है तो फिर बर्फबारी भी ज़्यादा होगी? नहीं, देखिए ओवरऑल मामूल से ज़्यादा रहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्योंकि मगरिब से बारिशें देने वाले का सिलसिला जो है वो दाखिल होता है जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो नॉर्दर्न एरियाज है या हमारे मगरबी इलाके हैं उनमें बारिशें और स्नोफॉल होती हैं। क्योंकि अगर हम अक्टूबर और नवंबर में कम बारिशें और स्नोफॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि मगरिब से बारिश देने वाली हवाओं के सिलसिले जो हैं वो कम दाखिल होंगे और इसी के बायस जो है वो हमारे अपर एरियाज जो हैं ये नॉर्दर्न एरियाज हैं, ये कश्मीर के बालाई पहाड़ी इलाके हैं, इनमें जो टेम्परेचर जो हैं वो मामूल से जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे और इसी वजह से फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है ख़ास तौर पे जो दिन के टेम्परेचर हैं वो मामूल से ज़्यादा हैं, लेकिन शाम या रात के जो दर्जा हरारत हैं वो तकरीबन मामूल के मुताबिक फ़िलहाल चल रहे हैं। सही। ज़हीर साहब, तो ये भी बता दीजिएगा, ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि शुमाली इलाकों के हम देख रहे हैं कि मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम सरमा कब तक शुरू हो सकता है मुख्तलिफ इलाकों में और सर्दियों में जो टेम्परेचर है कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब जो कहा जा रहा है कि मामूल से ज़्यादा सर्दी होगी शुमाली इलाका जात में, तो कितना फ़र्क आ सकता है? देखें ओवरऑल तो मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि अक्टूबर और नवंबर जो है वो ट्रांजिशन पीरियड्स हैं और इसमें ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स या स्नोफॉल्स नहीं होती और ना ही कोई इतनी ज़्यादा सर्दी जो है वो हमारे मैदानी इलाकों में पड़ती हैं। जो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं या जो पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, इन तमाम इलाकों में फिलहाल जो है वो टेम्परेचर जो हैं वो मामूल से थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि जो मगरब से बारिश देने वाली हवाएं जो हैं वो दाखिल नहीं हो रही और जैसे ही वो बारिशें दाखिल होंगी, वो सिस्टम्स दाखिल होंगे तो टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करेंगे और वो बारिश और स्नोफॉल का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादातर एक्सपेक्टेड होता है मिड दिसंबर के बाद। मिड दिसंबर के बाद हम एक सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो टेम्परेचर्स के अंदर महसूस कर सकेंगे। उससे पहले अक्टूबर और नवंबर के अंदर ट्रांजिशन पीरियड होता है क्योंकि तो दिन के वक्त तो थोड़ी सी हिद्दत रहेगी खासतौर पर मैदानी इलाकों में और शाम या रात के वक्त यानी कि ज़हीर साहब उस तरह से सर्दी नहीं रहेगी जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने पेशगोई की थी कि बहुत ज़्यादा सर्दी होगी और मामूल से ज़्यादा हम देखेंगे सर्दी और कड़ाके की सर्दी होगी, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल किसी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने इस तरह की वेदर फोरकास्ट की है। जी जी वो सोशल मीडिया की खबरें थी जो कि आप लोगों ने शायद पिक की हैं क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का कोई इदारा इस तरह की फोरकास्ट जो है वो नहीं करता। वो ग्लोबल मॉडल्स देख रहे होते हैं, क्लाइमेटोलॉजिकल मॉडल्स हैं, तो ऐसा कोई इस तरह की फोरकास्ट जो है वो किसी भी इदारे ने शुरू नहीं की, वो सिर्फ सोशल मीडिया के चलें, ये तो ज़बरदस्त हो गया कि एक तरफ से तस्दीक भी हो गई और हम आवाम की आगाही के लिए ही प्रोग्राम करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन आवाम तक भी पहुंचे कि कोई फॉल्स अगर इस तरह की खबरें तो वो भी क्लियर हो जाएं। जिस तरह से अब आप बता रहे हैं कि बारिशें कम होंगी, अब अगर बारिशें कम होंगी तो स्मोक का ख़तरा भी मंडलाएगा और अगर स्मोक का ख़तरा मंडलाएगा तो सूरत हाल तो हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में आवाम को खासी परेशानी का सामना होगा। बिल्कुल हम जी 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 ज़हीर साहब, जी बिल्कुल। पिछले चंद सालों से हम ये देख रहे हैं क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो अक्टूबर नवंबर में बारिशें कम होती हैं और इसी मौसम के अंदर हमारे पास स्मॉग जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो स्टेबल होता है
जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, और इसी तरह जो पोल्यूटेंट्स हैं वो भी सेटल डाउन नहीं हो रहे होते हैं। तो इस वजह से स्मॉग के जो केसेस जो हैं और या जो एरियाज हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं अक्टूबर और नवंबर में, जब तक फिर विंटर रेनफॉल्स नहीं आती, वो सेटल डाउन हो, फिर फॉग का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये अक्टूबर और नवंबर जो है काफ़ी प्रोन है स्मॉग के लिए, और ख़ासतौर पे जो हमारे मैदानी इलाके इन इलाकों में। बिल्कुल सही ज़हीर साहब, अगर हम देखें तो हुकूमती इक़दामात जो हैं वो भी जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद ख़ास तौर पर लाहौर की अगर हम बात करें और कराची का भी तस्करा कर लें तो बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा ही देखने में आ रहा है। मतलब ये तो वही सूरत हाल है कि दर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की। वजूहात क्या हैं, क्यों ये कंट्रोल नहीं हो पा रही इतने इक़दामात के बावजूद? देखें, ये जो भी कंडीशन हमारे पास डेवलप होती हैं, एटमॉस्फेयर कंडीशन खास तौर पे, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इसकी मिटिगेशन की जरूरत होती है। 1 या 2 साल में इसके इतने ज़्यादा इफेक्ट्स जो हैं वो नज़र नहीं आने शुरू होते। अभी गवर्नमेंट ने जो इकदाम किए हैं पिछले चंद सालों से, 1 या 2 साल से, कि एमिशंस कंट्रोल की हैं, जो गाड़ियां हैं, ट्रैफिक है, उसके ऊपर कंट्रोल है, जो हमारे ब्रिक लेन्स हैं, भट्टे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर हम कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर काम करेंगे, उसके साथ साथ अवाम है वो भी अपने आप को इस चीज़ के आगाह करें कि वो डस्ट पार्टिकल्स और जो पोल्यूटेंट्स हैं वो किस तरह स्मॉग पैदा करते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मैटर है जो कि हमें कंसिस्टेंटली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखें ये कई 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ये कई दहाइयों की बात है कि हमने एटमॉस्फेयर जो है अपना इस तरह खराब किया है। तो अगर हम इसी तरह के इसके ऊपर वर्क करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, ज़हीर साहब, हुकूमत खातिर का इंतजामात तो करी है इस हवाले से। स्मोक गन पर बहुत ज़्यादा जो है रुझान है और सोल्यूशन ये निकाला गया है, तो ये आर्जी सोल्यूशन है, मुस्तकिल सोल्यूशन है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखें, जो भी क्लाइमेट चेंज के सिनेरियोज होते हैं वो हम 2 तरह से डील कर रहे होते हैं। एक अडेप्टेशन है और मिटिगेशन है। अडेप्टेशन तो शॉर्ट टर्म कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आप जो माहौल आपके अंदर चेंजेस आ गई होती है उसमें अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मिटिगेशन ये है कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी मैटर्स, लॉन्ग टर्म ऐसी इक़दाम करें कि जिसके वजह से जो एटमॉस्फेयर जो है वो डिटीरिएट किया है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। ये दोनों 2 प्रोन अप्रोच है, दोनों चीज़ें हमें करनी चाहिए कि एक तो शॉर्ट टर्म कंडीशंस के अंदर लोगों को शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता रहे, उस वक्त उस 1 घंटों के लिए, चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए रिलीफ मिल जाए अगर स्मॉग कंडीशंस जो हैं वो बहुत बढ़ गई हुई हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी मैटर्स भी देखने चाहिए, लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस जो हैं उनकी वो भी देखनी चाहिए कि हमारे पास हम पोल्यूटेंट्स को जो है उसी तरह कंट्रोल करते रहे ओवर द ईयर्स। और तो ये 1 या 2 साल की बात नहीं, ये ओवर द लॉन्ग टर्म है। चंद साल हम इसको प्रोसेस को करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि आने वाले सालों में वो कंडीशंस जो हैं वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कंडीशंस जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो दोनों चीज़ें करनी चाहिए स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से। फोकस ज़्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म पे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और जनाब उन तमाम अफवाहों की उन्होंने तरदीद की है कि जनाब जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे बड़े बड़े पेजेस जो हैं जिनकी मिलियन में फॉलोइंग है, वो ये कह रहे हैं कि इस साल जो है वो मौसम सरमा बहुत शदीद होने वाला है। शायद उन्होंने इस बात से अंदाजा लगाया कि बारिशें ज्यादा हुई हैं, सैलाबी सूरत हाल थी, तो शायद सर्दी भी उस तरह से ज्यादा होगी। जो चेंज हो रहा है इस लिहाज से शायद वो कह रहे थे, और क्लाइमेट चेंज का असर यहाँ पे भी नजर। लेकिन इस तरह की जनाब कोई बात इस तरह की खबरें सुनते साथ ही मेरे तो वैसे ही दांत बजना शुरू हो गए थे अभी से। लेकिन यस, ऑफ कोर्स अब तस्दीक भी हो चुकी है कि इतनी सर्दी नहीं पड़ेगी, बारिशें कम होंगी, जिसकी वजह से स्मोक का खतरा जो है वो मंडला रहा है, जिसके हवाले से हुकूमत इक़दाम कर रही है। खास तौर पे स्मोक का तो है, इस सर्दी का खतरा तो बुजुर्ग ज्यादा महसूस करते हैं। आप क्यों महसूस कर रही हैं? मैं इसलिए महसूस मेरा साथी एंकर जो है अभी से थोड़ा सा बीमार होना शुरू हो गया, गले की खराबी, गले के मसाइल है, इसको हम बॉदर ही नहीं करते। यस, आई होप कि आप आने वाले दिनों में सेहतयाब हों, इस तरह ही तंदुरुस्त रहें कि मुझे कहीं ना कहीं अकेले काम ना करना पड़े, इसलिए मैं ज्यादा दुआ गो। अच्छा, यहाँ पे भी देखें ना, सेल्फिशनेस की इंतहा है। मतलब ये नहीं कि आप सेहतमंद रहे, अपने लिए सेहतमंद रहे, फिट ले, बल्कि यही कि जनाब मुझे अकेले जो है ना वो डबल काम ना करना पड़े। ने फरमाया काम काम काम, तो मैं चाहती हूँ आप काम करते रहे, हट्टे कट्टे ऐसे ही मजबूत रहें। आपको देखकर तो आवाम ने खुश होना है, तो हम तो इसलिए चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहें। आगे बढ़ते हैं जी। अब पाकिस्तान नेवी की बात करें तो उन्होंने जी एक बार फिर अपनी पेशा वराना महारत और फर्ज शनासी का सबूत देते हुए बहरा अरब में $1 अरब तकरीबन 97 करोड़ 24 लाख डॉलर मालियत की मुनशियात पकड़कर दुनिया को हैरान कर दिया। और ये शानदार कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 के तहत PNS
यरमुक ने अंजाम दी है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पाक बहरिया की इस कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि ये ऑपरेशन पाक नेवी की पेशा वराना महारत और आलमी अमन के लिए आज़म की वाज़ेह मिसाल है। महज 48 घंटों के अंदर नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों को रोका, जिनसे 2 टन क्रिस्टल मैथ, 350 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम कोकेन बरामद की गई। तहकीकात के बाद तमाम मुनशियात को ज़ाया कर दिया गया। कश्तियों पर किसी मुल्क का परचम भी मौजूद नहीं था, जिससे जाहिर हुआ कि वो गैर शनाख्तशुदा थी। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर फहद अल जवेद ने भी इस ऑपरेशन को बैनुल अक़वामी ताउन की शानदार मिसाल करार दिया और कहा कि ये कार्रवाई कसीरुल मुल्की मैरीटाइम फोर्स कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की तारीख की सबसे कामयाब कार्रवाइयों में से एक है। ये कामयाब मिशन न सिर्फ पाकिस्तान नेवी की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है, बल्कि इसने खित्ते में मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ आलमी अज़्म को भी मजीद मजबूत किया है। तो जनाब बिल्कुल पाकिस्तान नेवी को जो है वो भरपूर क्रेडिट जाता है और सारे ये क्रेडिट भी दे रहे हैं, क्योंकि नशे की जो लत है इसके खिलाफ हम देख रहे हैं कि तमाम भी जो ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नेवी ने ख़ास तौर पर इसमें अपना बड़ा हिस्सा डाला है और ये जो जनाब एक कोशिश थी मुनशियात को स्मगल करने की, इसको नाकाम बनाया। और अब आपको बता दें कि क्या आपने कभी सुना है कि उम्र ज़्यादा हो मगर ख्वाब अब भी जवान हो? तो मिली उस क्रिकेटर से जिसने 38 साल की उम्र में अपना पहला टेस्ट खेला और आते ही तारीख रकम कर दी। हम बात कर रहे हैं आसिफ आफरीदी की, जो कि पिछले दिनों एक्स पर भी खासे ट्रेंड कर रहे थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पिंडी टेस्ट में उन्होंने डेब्यू किया और 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर सबको ही हैरान कर दिया। ये रिकॉर्ड आपको बताते चले 1933 से इंग्लैंड के चार्ल्स मेरिट के पास था, मगर आसिफ आफरीदी ने साबित किया कि टैलेंट की तो जनाब उम्र ही कोई नहीं। जी बिल्कुल, वो मैंने तो सुना था दिल होने चाहिए, जवान उम्र चकी रखी है। ये तो कुछ वापस नहीं चल रहा है। 38 साल जो है हम देख रहे हैं कि 299 डेज की उम्र में डेब्यू करने वाले आसिफ अफरीदी 21वीं सदी के सबसे सीनियर डेब्यू करने वाले टेस्ट क्रिकेटर बन गए और पाकिस्तान की तारीख में भी वो दूसरी पोजीशन पर है। और इनसे आगे सिर्फ मिरान बख्श का नाम आता है, जिन्होंने 47 साल की उम्र में मैदान संभाला था। तो यकीनन क्या ही बात है, ज़बरदस्त आसिफ अफरीदी की ये जो कारकर्दगी ये देखने में आई है और देर से आए मगर ऐसे छाए कि सब देखते रह गए। और वाकई जज्बा जवान हो तो उम्र महज एक नंबर है। बिल्कुल, ये साबित किया है आसिफ आफरीदी ने और फैंस जो हैं वो उन्हें बड़ा पसंद कर रहे हैं। क्रिकेट लवर्स जो हैं उनकी बड़ी पसीराई कर रहे हैं। और मैं आज जिस तरह से आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड कर रहे थे और क्या मैंने वो चेक किया उस ट्रेंड में जाके, तो लोगों ने जनाब जितनी भी पोस्ट की हुई थी उसमें बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया हुआ था आसिफ को। और ना सिर्फ अप्रिशिएट किया था बल्कि उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है। मतलब हम जो सब कुछ समझ बैठे हैं कि पता नहीं शायद अब वक्त गुजर गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो जनाब अब भी उम्मीद बाकी है। यस, और प्रोग्राम में उम्मीद के साथ हम ब्रेक भी ले लें। उम्मीद के साथ बहुत सारा प्रोग्राम का हिस्सा भी बाकी है, वो शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे आजकल के तेज रफ्तार दौर में जहनी और नफ्सियाती बीमारियों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 में से एक शख्स और तकरीबन 40% अफराद मुख्तलिफ अक़साम के ज़हनी मसाइल से दोचार हैं, मगर इसके इलाज के बारे में अक्सर लोग ही कन्फ्यूजन और खौफ का शिकार रहते हैं। जब किसी को ज़हनी दबाव, स्किज़ोफ्रेनिया या फिर कोई भी डिसऑर्डर हो तो जनाब वो अक्सर जो है एंटी साइकोटिक दवाएं डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स उन्हें जनरल फिजिशियंस जो होते हैं वो तजवीज़ कर देते हैं, मगर हमारे माशरे में इन दवाओं के बारे में तरह तरह की बातें गर्दिश करती हैं। कोई कहता है कि ये नशावर होती हैं, कोई समझता है कि एक बार शुरू करने के बाद सारी ज़िंदगी ये आपको खानी है, और कुछ लोगों का तो ख्याल है कि ये दिमाग को माफ कर देती हैं, ये इंसान की शख्सियत भी तब्दील कर देती हैं। तो नाज़रीन, आज इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एंटी साइकेट्रिक अद्वियात असल में करती क्या है और इनके फ़ायदे क्या हैं और मुमकिन नुकसानात क्या हो सकते हैं और क्या वाकई मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर इन दवाओं से आज़ाद हो सकता है। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मरीजों के साथ घर वालों और दोस्तों का रवैया कैसा होना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मारूफ साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये कहिएगा, ये जो एंटी साइकेट्रिक अद्वियात हैं असल में होती क्या हैं और ये कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है? अच्छा, एक तो आज हमने एंटी साइकोटिक दवाइयों के बारे में बात करनी है। नफ्सियात में अमूमन 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन में देते हैं, एक एंजियोलिटिक जो एंजाइटी में देते हैं, एक मूड स्टेबलाइज़र जो मूड दरमियान में रखने के लिए देते हैं,
और फिर ये एंटीसाइकोटिक अद्वियात जिन पे हमने आज बात करनी है, ये तब देते हैं जब पेशेंट का हकीकत से राब्ता कट जाता है। हमने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में डिटेल से बात की थी कि कानों में आवाज़ें आती हैं, लोगों पे शक होता है, उससे दिमाग के कुछ केमिकल बढ़ जाते हैं। उन केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए ये एंटीसाइकोटिक नामी अद्वियात दी जाती हैं। जिस तरह इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दी जाती है, इसी तरह साइकोसिस में एंटीसाइकोटिक दी जाती है। सही। उसामा साहब, माशरे में एंटी साइकोटिक अद्वियात के बारे में तरह तरह की बातें गर्दिश करती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस तो आपने अभी बताया, तो क्या एंटी साइकोटिक दवाएं वाकई नशावर होती हैं या फिर ये एक गलत फहमी है? नहीं, ये बिल्कुल भी नशावर नहीं होती हैं। इसमें से कई दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो हम सुबह के वक्त देते हैं, रात को नहीं देते, वो और जगाती हैं। कुछ दवाइयों में हल्की सी नींद होती है, वो रात को देते हैं। इनका मकसद हरगिज़ मरीज को नशा कराना नहीं होता, मरीज को सुलाना नहीं होता। इनका मकसद दिमाग में जो केमिकल तेज़ हुए हैं, जिसकी वजह से मरीज को कानों में आवाज़ें आ रही हैं, लोगों पे शक हो रहा है, उसका हकीकत से राब्ता कटा हुआ है, उन केमिकल्स को बैलेंस करना होता है, उन केमिकल्स को ब्लॉक करना होता है। सो ये हरगिज़ नशे की दवाइयाँ नहीं। सही। अच्छा, तो इन दवाओं को शुरू करने के बाद क्या इन्हें सारी ज़िंदगी खाना पड़ता है या फिर एक अरसे के बाद जब आप ठीक होना लग जाएं तो फिर आप छोड़ सकते हैं? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है, इसका मैं ज़रा तफसील से जवाब दूंगा। जी जी। जिस तरह कुछ लोगों को ऐनक लग जाती है, उस पर वो सवाल नहीं उठाते कि सारी उम्र ऐनक लगानी है। कुछ लोगों को शुगर हो जाती है, वो सवाल नहीं उठाते कि सारी उम्र दवाई खानी है। तो ये याद रखें कि आपका दिमाग, आपकी आंख और आपके पैनक्रियाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो जब आप बाकी ऑर्गन्स की हेल्प के लिए सारी उम्र दवाई खाने को तैयार हैं, तो इस पर इतना सवाल क्यों उठाते हैं? लेकिन जब आप सवाल उठाते हैं तो फिर इसके 3 जवाब हैं। नंबर 1, कुछ लोगों में ये बीमारियां ऐसी होती हैं, जिस तरह गला खराब जो काम होता है, हफ्ते 2 हफ्ते में पेशेंट बेहतर हो जाता है। कुछ लोगों में ये बीमारी टीबी की तरह की होती है, 9 महीने की दवाई होती है। कुछ मरीजों में ये बीमारी शुगर की तरह की होती है, सारी जिंदगी की दवाई होती है। कुछ चीज़ों में अल्लाह ना करे ये कैंसर की तरह होती है, जो दवाई से भी बेहतर नहीं होती। तो ये आपने अपने डॉक्टर के साथ मिलके मेहनत करनी है और चीज़ को समझना है कि ये दवाइयाँ कब तक चलेंगी, और आपका फोकस ठीक होने पे होना चाहिए, बेहतर होने पे होना चाहिए, ज़िंदगी आगे चलाने पे होना चाहिए, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को कम करने पे होना चाहिए, दवाइयाँ बंद करने पे नहीं होना चाहिए, वो लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा उसामा साहब, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, क्या ये जो अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट हो गई, एंटी साइकोटिक हो गई, क्या ये आपकी पर्सनैलिटी में भी कोई चेंजेस लेकर आती हैं? कोई इस तरह के भी इसके असरात देखे गए? जी बिल्कुल, देखें जो लॉन्ग टर्म यूज़ है ना, वो इट्स बेसिकली कॉजिंग चेंज इन योर ब्रेन। तो हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं, इट्स ऑलवेज रिस्क वर्सेस बेनिफिट। जब इनका एक पैरासीटामोल की गोली के भी 3 सफ़ों के साइड इफेक्ट होते हैं। पूरी दुनिया में लिवर फेलियर का सबसे बड़ा कॉज पैरासीटामोल है। हम ऐसे खा रहे होते हैं जैसे टॉफियाँ। जी बिल्कुल, पैरासीटामोल के बहुत साइड इफेक्ट हैं। जो इनके साइड इफेक्ट भी हैं, और इनसे दिमाग सुन हरगिज़ नहीं होता, दिमाग बैलेंस में जाता है, और पर्सनालिटी चेंज भी समटाइम्स फॉर बेटर होती है। कि आप सोचें, एक बंदा कमरे में बंद है, बाहर नहीं निकल रहा, उसे कानों में आवाज़ें आ रही हैं, उसकी अपनी एक दुनिया बनी हुई है, वो हर वक्त उदास परेशान है, अपना ख्याल नहीं रख रहा। एक गोली से ये सारी अलामात बेहतर हो गई हैं और अब वो ज़िंदगी में आ गया है, तो ये तो पॉजिटिव चेंज हुआ ना। बिल्कुल। लेकिन उसामा साहब, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंसेस देखे हैं लोगों के, इवन मेरी अपनी फैमिली में कुछ ऐसे लोग थे जो डॉक्टर के पास गए, और जब उन्होंने अपना मसला रखा सामने कि उनको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो डॉक्टर भी रिलेटिव थे उनके, तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों से दूर ही रहें, मेडिसिन से दूर ही रहें तो बेहतर है, पूरी ज़िंदगी का रोग लग जाता है। तो डॉक्टर तो खुद भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके भी इस सवाल में सबसे अहम पहलू ये है, जो आपका रिलेटिव है वो आपका डॉक्टर नहीं हो सकता। तो याद रखें कि कभी भी अपने जानने वालों को आपने नहीं दिखाना, चाहे जहनी बीमारी है चाहे जिस्मानी बीमारी है। दूसरी बात यह कि हम इसीलिए तो यहाँ बैठ के इस पे हर हफ्ते बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स के अंदर भी एक टैबू है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मेरे पास एक इन पेशेंट हॉस्पिटल है ड्रग्स का, साइकोटिक पेशेंट्स का। मेरे पास हर वक्त 3 से 4 डॉक्टर दाखिल होते हैं। सो बहुत से डॉक्टर्स को भी इसके बारे में नहीं पता। यानी कि उसामा, रिलेटिव्स हर जगह फिर रिलेटिव्स ही रहते हैं जो मसला करते हैं। हाँ देखिए, ये तो जहाँ जज्बात आते हैं ना, वहाँ अकल मारी जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ जज्बाती कनेक्शन है, रिलेटिव है, वहाँ ना देखें, वहाँ अपनी आप हेल्थ पे बात ना करें। और इन दवाइयों को फिर मैं बात यही करूंगा, ब्लड प्रेशर की दवाई आप लंबा अरसा खाने को तैयार हैं, शुगर की दवाई उसको तो आप रोग नहीं कहते। तो दिमाग जो जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है, जब वो कमज़ोर हो गया है, जब उसमें बीमारी आ रही है, तो उसके लिए दवाई पे आप लोग इतना उसको टैबू क्यों बना देते हैं? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग डॉक्टर के कहने पे अद्वियात तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं जनाब आपकी बॉडी आपको खुद इंडिकेट कर देती है, आप अपने बड़े बेस्ट डॉक्टर हैं खुद,
तो वो जब उन्हें लगता है कि जनाब अब कुछ अरसा हो गया, अब मुझे कुछ फ़र्क जो है पड़ना शुरू हो गया, तो वो मेडिसिन तर्क कर देते हैं। वो कितना ज़रूरी होता है कि अगर आपने स्टार्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके की है, तो आपने अगर ख़त्म करनी है या उसे कम करनी है डोजेज, तो भी आप डॉक्टर के मशवरे से करें, खुद से नहीं। देखिए, मैं जब पेशेंट को देखने लगता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ जी हम एक टीम बनाएंगे। उस टीम का एक मेंबर मैं हूँगा, एक पेशेंट होगा, और अगर वो किसी घर वाले को इन्वॉल्व करता है तो वो होगा। तीनों मिल के काम करेंगे। तो मेंटल इलनेस समेत, फिजिकल इलनेस समेत पूरी दुनिया में बीमारियां वापस आने का सबसे बड़ा कॉज नॉन कंप्लायंस ही है कि मरीज दवाई लेना छोड़ देता है। और मैं अक्सर मरीजों को बताता हूँ कि पेशेंट को ठीक करना मुश्किल नहीं होता, ठीक रखना मुश्किल होता है। तो उस ठीक रखने में एक मेंटेनेंस डोज होती है। जिस तरह आपकी शुगर बहुत आई है, आपने इंसुलिन लगा के शुगर लो कर ली, इसका ये मतलब तो नहीं कि कल आपने नहीं लगानी। तो इसलिए डॉक्टर के साथ मिल के काम करें। कुछ इलाज दवाई से होगा, कुछ वो आपकी सोच और बिहेवियर पे काम करेगा, कुछ माहौल पे होगा। आप बाकी चीज़ों पे काम करें तो फिर डॉक्टर के साथ मिल के दवाई कम करेंगे। इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। अच्छा उसामा, ये भी लोगों में खौफ होता है कि पता नहीं ये मेडिसिन हम खाएंगे तो हमें हमारे दिमाग को सुला देगी, तो इट्स अ मिथ और कि बस ये कोई रियलिटी भी है? देखिए, कुछ सुलाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं जो मैं अक्सर, हमने उन पे पहले भी बात की थी, जो बेंजोडाइजेपीन्स होती हैं, ये एल्पैल, एक्सोटनल है, ज़ेनेक्स है, ये सारा पाकिस्तान ले रहा है। अच्छा, ये दवाइयाँ बगैर प्रिस्क्रिप्शन के पाकिस्तान की हर चौथी खातून ले रही है ओवर द काउंटर, जो वाकई नशा करती हैं। इस पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता। जब आप इलाज की दवाई देने लगते हैं, मैंने पहले भी बताया, हमारी बहुत सारी दवाइयाँ सुबह के वक्त दी जाती हैं जो सुलाती नहीं हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस करती हैं, आपकी नफ्सियाती बीमारी को बेहतर करती हैं, आपकी ज़िंदगी को आगे चलाती हैं, वैसे ही जैसे शुगर की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई है, जोड़ों के दर्द की दवाई है। अच्छा उसामा, ये भी ज़रा बताइएगा कि कुछ लोग तो हैं उन्हें नींद का मसला होता है, नींद नहीं आती तो वो दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं जिन्हें कोई बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं, या कोई उन्होंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है जाकर, तो वो कोई इस तरह की भी गोलियां खाते हैं कि जो उन्हें जगा के रखें, जो उन्हें एक्टिव रखें। लेकिन क्या पहले तो ये बताइएगा कि क्या वो असरअंदाज होती हैं उस तरह से, और अगर हो जाती हैं तो क्या आपके दिमाग की जो परफॉर्मेंस है वो उसी तरह से रहती है, या वो उस तरह से नहीं रह पाती जिस तरह से आप नॉर्मल रूटीन में होते हैं? देखिए, ये बात याद रखें, अगर आप अपने दिमाग के केमिकल्स को खुद छेड़ेंगे, चाहे प्रिस्क्राइब ड्रग से, चाहे इलिसिट ड्रग से, प्रॉब्लम आएगी। और ये बात याद रखें कि दवाई बीमारी की दी जाती है, अलामत की नहीं दी जाती। कि आपका एग्जाम आ रहा है, आप थोड़ा सा जागना चाहते हैं, आपने दवाई लेना। अभी हम इस पे ना इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे एडल्ट ADHD पे। आजकल हर टीनेजर को लगता है कि उसका फोकस हिला हुआ है, उसको एडल्ट ADHD है, तो उसको दिमाग को स्टिमुलेट करने की दवाई दी जाए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जिस तरह आप 2 गुलाब जामुन खाएं, आपके जिस्म में शुगर 600 हो जाती है, उसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं होती, जिसम खुद बैलेंस कर लेता है। दवाई शुगर की तब जाती है जब शुगर की बीमारी डायग्नोज होती है। तो इसी तरह अगर आपका नींद ना आना या नींद का ज़्यादा आना, ये एक बीमारी का स्पेक्ट्रम है, और आपने और डॉक्टर ने मिलकर एक डायग्नोसिस बना लिया है, तो फिर उसकी दवाई जाएगी। बिला वजह एग्जाम्स में जब आप स्टिमुलेंट्स खाएंगे, दिमाग को तेज़ करने वाली दवाइयाँ या स्ट्रीट ड्रग्स यूज़ करेंगे, तो फिर उसका टोल टैक्स बहुत हैवी भी हो सकता है। सही। उसामा साहब, आपने ये तो बताया कि हम एज अ टीम काम करते हैं, ख़ानदान को इस तरह के मरीज़ों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, कैसे ताउन करना चाहिए? और जिस तरह से आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं लोग खौफ भी खाते हैं दवाइयाँ ना खाने से या खाने से, तो उस तरह से उस तरफ ख़ानदान का कितना रोल हो सकता है, किस तरफ माइल किया जाए उन्हें? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा पब्लिक सर्विस मैसेज है कि हमारे पेशेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, उनमें बीमारी का जीन भी होता है, और पेशेंट के साथ रह के वो बहुत इमोशनल भी हुए होते हैं। मेरा जो हॉस्पिटल का असिस्टेंट है ना, वो अक्सर मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब, आप तो मरीज़ लेके 20-25 मिनट के लिए अपने रूम में होते हैं, बाहर जो घर वाले हमारी चटनी बना रहे होते हैं। क्योंकि घर वाले इतने जज्बाती होते हैं, वो चाहते हैं मरीज़ फ़ौरन ठीक हो जाए, वो मरीज़ के साथ थक रहे होते हैं। तो जहाँ मैंने पहले भी कहा जज्बात आते हैं, वहाँ अकल नहीं आती। वो भी आपको यही कहेंगे कि जी दवाई छोड़ दो। तो दवाई छोड़ के बीमारी जब वापस आएगी तो प्रॉब्लम बहुत। अब हमारे पास कई ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं, यूके में 3-3 महीने वाले टीके भी आ गए हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 2 हफ्ते वाला आता है। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम से कहा था, अगर अरबाब इख्तियार सुने तो साइकाइट्री में ये जो महीने, 2 महीने, 3 महीने वाले टीके पूरी दुनिया में आ गए हैं, इनको हमारे मुल्क में लॉन्च करें ताकि लोग दवाई छोड़े ना, और ख़ास तौर पे घर वालों के कहने पे आके। तो मैं अक्सर बताता हूँ कि आप चैट GPT कर लें, आप गूगल कर लें, वो करके मुझसे डिस्कस कर लें, लेकिन किसी नॉन प्रोफेशनल के कहने पे आके दवाई ना छोड़ें। तो घर वालों को चाहिए पेशेंट को सपोर्ट करें, कंप्लाइंस को इंश्योर करें। एक बंदा बेशक जिम्मेदारी ले ले कि वो शाम को पेशेंट दवाई खा रहा है या नहीं। फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट, जिस तरह मैं बताता हूँ, कुछ दवाइयों से वजन बढ़ता है, मैं घर वालों को कहता हूँ आप इंश्योर करें कि असर से मगरिब के दरमियान पूरा 1 घंटा वॉक करें। तो ये आपकी सपोर्ट है कि फिर आप उसको सपोर्ट करें कि यार दवाई का साइड इफेक्ट कम हो जाएगा अगर आप रोज़ 1 घंटा वॉक करेंगे।
सही। तो ये पूरी एक टीम वर्क होती है जिसमें घर वालों का रोल अगर विजडम वाला है तो पेशेंट बेहतर होगा, घर वालों का रोल अगर इमोशनल है तो पेशेंट और डिक्लाइन का शिकार होगा। सही। अच्छा उसामा साहब, ये जो आप इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं, इससे कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ रहा है लोगों को? और होना तो यही चाहिए कि हमें भी जो अपना इलाज है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना चाहिए, लेकिन उनको पाकिस्तान लाने में क्या मसला है? कोई पॉलिसी का मसला है, विल पावर का मसला है, क्या प्रॉब्लम? अच्छा देखिए, मैंने जब पहली दफ़ा आयरलैंड में ये इंजेक्शन मेरी एक पेशेंट को लगा तो मुझे नर्स ने कहा कि जी इसको बहुत एहतियात से हमने फ्रिज में रखा हुआ है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा जी ये 2000 यूरो का इंजेक्शन है, अब 2000 यूरो को कन्वर्ट कर लें। तो मैंने कहा जी आप इतना महंगा टीका क्यों लगाते हैं? तो फिर मुझे पता लगा कि वो जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना, वो चीज़ों को एनालाइज करती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसी वेस्ट में, बल्कि उससे बेहतर होती हैं। यहाँ वेटिंग लिस्ट कम है, जल्दी आप डॉक्टर को आ जाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। सिर्फ मेंटल हेल्थ में ये एक डिस्टिग्मेटाइज करना है जो मैं और आप मिलकर कर रहे हैं, हर हफ्ते करते हैं, और एक ये टीके हैं जो लाना हमारे बस में नहीं है। उसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं, लेकिन हमारे पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उन टीकों के ना होने की वजह से। या फिर ये कह लें कि मेंटल हेल्थ को उस तरह से मेंटली सीरियस नहीं लिया जाता। जी बिल्कुल, देखिए चीज़ें नज़र नहीं आ रही ना। शुगर आप मेरे पास टेस्ट करा के ले आएंगी कि डॉक्टर साहब इतनी शुगर है, आपको भी समझ आ जाएगी, मुझे भी समझ आ जाएगी। और मैं अक्सर प्लेटफॉर्म्स पे कहता हूँ कि 100 साल बाद भी हम अपने गुर्दों, फेफड़ों और आंखों के बारे में तो फिर भी रिलैक्स होकर बात कर सकेंगे, अपने रवैयों के बारे में शायद 100 साल बाद भी ना कर सकें, क्योंकि हम अपने रवैयों के बारे में बात करना हमेशा स्टिग्मेटाइज्ड ही रहता है। लेकिन जितना इसको स्टिग्मेटाइज रखेंगे, पेशेंट सफ़र करेगा, सोसाइटी पे बोझ पड़ेगा ना कि दो बंदे जो काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, जब उनकी बीमारी की वजह से डिसेबिलिटी आएगी तो वो घर पे भी बोझ हैं, सोसाइटी पे भी बोझ हैं, और अपनी भी ज़िंदगी फिर वो निपटा रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया उसामा आपके वक्त का, और यकीनन जाना कि ये जो एंटी साइकोटिक अद्वियात होती हैं मरीज़ों के लिए ज़रूरी होती हैं, खानी भी चाहिए, और प्रोग्राम में इस तरह के मौजू शामिल करने का हमारा मकसद भी यही होता है कि जितनी हो सके मैक्सिमम इस हवाले से अवेयरनेस हो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा है, मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके सद्देबाब के लिए यकीनन हमें अद्वियात खानी होंगी। हम दीगर अगर चीज़ों के लिए, बीमारियों के लिए मेडिसिन खाते हैं तो उसी तरह बिल्कुल हमारी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट आपने बात की कि बाकी चीज़ों का, हम बाकी ऑर्गन्स का, अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन दिमाग जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई शख्स जो है किसी डिजीज़ के साथ, किसी बीमारी के साथ जनाब वो सफ़र कर रहा है, तो हम उसके साथ तो कॉप अप कर लेते हैं, हम उसके साथ तो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इमेजिन करें अगर कोई मेंटली इल है तो आप उसके साथ कितना वक्त स्पेंड कर सकते हैं। तो इसलिए जनाब अपनी ज़हनी सेहत जो है इसका बहुत सारा ख्याल रखिए। विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और आज हम बात करेंगे ऐसे नौजवान पाकिस्तानी की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जिसने कशिश सकल को चैलेंज किया है और जीरो ग्रेविटी में पाकिस्तान का परचम लहराया है। ये कहानी है जज्बे की, जुनून की और साइंस से मोहब्बत की। एक ऐसा ख्वाब जो स्कूल की किताबों से शुरू हुआ और आखिरकार सितारों तक जा पहुंचा। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से एस्ट्रोफिजिक्स ग्रेजुएट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेस के स्टूडेंट और हाल ही में माइक्रो ग्रेविटी फ्लाइट मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानियों में से एक, जहां वो ना सिर्फ खला जैसी हालत में तैरते रहे बल्कि पाकिस्तान का परचम फिजा में लहराकर ये पैगाम दिया कि हमारी मंजिल ज़मीन नहीं, आसमान से भी आगे है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी खलाबाज हसान मोहसिन के इस हैरत अंगेज सफ़र की कहानी। हसान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारी जानिब से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। पाकिस्तान का परचम खलाज और फ़ज़ा में लहराना यकीनन एक तारीख़ी लम्हा है। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने पहली बार वज़न से आज़ाद होकर यानी माइक्रो ग्रेविटी में ख़ुद को फ्री फ्लोट करते देखा तो उस लम्हे आपके दिल में क्या एहसास था? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, वो तो बहुत एक शॉक का मोमेंट था। उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। पहले जो 2-3 सेकंड होते हैं इतना अजीब महसूस होता है आपको, क्योंकि आप एकदम झटके से अपनी सीट से बाहर आते हैं, आहिस्ता से ट्रांजिशन नहीं होती। और जीरो ग्रेविटी में जाने से पहले भी जो है आपको 20 सेकंड आप ऐसे फेज में होते हैं, जो प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो आप अपनी सीट में दब जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो एकदम जब झटके से आप उड़ के बाहर आते हैं तो पहले 2 सेकंड तो मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैं तब यकीन मानूंगा कि मैं जीरो ग्रेविटी में हूँ जब झंडा तैरते हुए मैं देखूंगा हवा में। तो फौरन मैंने अपने कंधे से झंडा उतारा और उसको छोड़ा, और उस वक्त जो है वो तैरना शुरू हुआ और मुझे यकीन आया वाकई में जीरो ग्रेविटी में। और उस वक्त जो है मेरी सारी सेंसेस मतलब डिसओरिएंटेड थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लेन ऊपर जा रहे हैं लेकिन असली में हम लोग नीचे जा रहे थे। तो सारा कुछ उल्टा सीधा हो गया था पहले शुरू में।
ज़बरदस्त। और हम वीडियो भी देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और यकीनन आपकी बातें सुनकर मैं शॉक्ड हो रही हूँ इस वक्त, और मेरे हवास जो है वो काबू में नहीं रह रहे। तो आप यकीनन वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो पाकिस्तान का परचम जब आप फ्री फ्लोट कर रहे थे, वो देखकर कैफियत क्या थी? वो लम्हा जज्बात से भरपूर था या आप उस वक्त सोच रहे थे कि मैं साइंसी तजुर्बा कर रहा हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस था? नहीं, उस वक्त जब झंडा लहरा रहा था उस वक्त तो जो है फुल फोकस था कि ये फ़ख्र का लम्हा है। इस वक्त जो है मैंने यही सोचना है कि अपनी फैमिली के बारे में, मैं जो है पाकिस्तानी जो है सब लोग कितने कम होंगे पाकिस्तानी जो ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और मैं जो लोगों को ये दिखा सकूं कि हम भी ये कर सकते हैं। ये पाकिस्तानियों को भी इस शोबे में आना चाहिए। साइंस के जो तजुर्बे थे वो फिर बाद में फिर जो हमने शुरू किए, उसके कोई 10 मिनट बाद हमने शुरू किए, फिर जो है फोकस साइंस पे था। अच्छा हसन, यहाँ पर जाने से पहले किस तरह की आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है? क्योंकि कुछ लोग तो थोड़ा सा हिली एरियाज में चले जाएं तो उन्हें मोशन सिकनेस हो जाती है। तो आप लोगों को किस तरह से तैयार किया जाता है ये भी बताएं, और हमें ये भी बताएं कि माइक्रो ग्रेविटी फ्लाइट आखिर होती क्या है? सादा लफ्जों में जरा आप समझाएं लोगों को, और ये तजर्बा कैसे मुमकिन होता है? बिल्कुल, सादा लफ्जों में आप जो है एक हवाई जहाज को 20,000 फुट की बुलंदी पे ले जाएं, इंजन ऑफ कर दें और उसको 20 सेकंड के लिए गिरने दें ज़मीन की तरफ। उन 20 सेकंड के अंदर आप वज़न से आज़ाद होकर अपनी सीट से उठ जाएंगे। उस वक्त सब चीज़ें हवा में तैरना शुरू हो जाएंगी, और उस वक्त आप अपने साइंस के तजुर्बे कर सकते हैं, और आप जो है आप उसको स्पेस की सिमुलेशन समझ सकते हैं, क्योंकि वाकई में ज़ीरो ग्रेविटी है, तो आप उसमें तजुर्बे कर सकते हैं। उन 20 सेकंड के बाद आपने इंजन वापस ऑन करना है और प्लेन का एंगल बहाल कर लेंगे, और वापस ऊपर जाके आप फिर यही सिलसिला करते रहेंगे। और उस वक्त जो है जो हम जो तजुर्बा कर रहे थे, मैं जैसे एक फिजिक्स का तजुर्बा कर रहा था, तो उसमें आप फोकस यही करते हैं कि आपने 20 सेकंड के अंदर जल्दी ऐसा तजुर्बा करना है जो आप जो है रिजल्ट्स रेप्लिकेट कर सकें और आप दिखा सकें कि ये स्पेस में कितने वैलिड हैं। और क्या कहते हैं, हाँ, एसेंशियली ये एक माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट होती है। सही। अच्छा हसन, जैसे कि आप बता भी रहे हैं, यकीनन आपका सफ़र भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। आपके पास्ट की बात कर लेते हैं। बचपन में क्या इंटरेस्ट था आपको इस तरह के तजुर्बे करने का, और फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं ये भी बता दें हमें। बिल्कुल, बचपन से तो हमेशा से शौक है। बचपन से मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमेशा से जो मैं खिलौने लेता था तो वो भी स्पेस से रिलेटेड और एस्ट्रोनॉट के। इवन मेरे डेस्क पे भी जो है इस वक्त एस्ट्रोनॉट्स ही छोटे छोटे पड़े हुए तो हमेशा से ही शौक तो है गेम्स में भी। और लेकिन उस वक्त पाकिस्तानियों के रास्ते मुश्किल होते हैं ना, तो लेकिन मुझे यही ख्याल था कि अमेरिकी होना ज़रूरी है। और कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि उनकी कंपनीज के या नासा के लिए काम करने के लिए आपको अमेरिकी होना ज़रूरी है। लेकिन अब जो है कमर्शियल एस्ट्रोनॉट के लिए काफ़ी सारे रास्ते खुलते जा रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ, जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक। तो अब जो है आप कमर्शियल की तरफ जो है नज़र रख सकते हैं। और अब मेरा इरादा ये है कि एक पेलोड स्पेशलिस्ट का रोल मैं सीखूं। उसका मतलब ये होता है कि आप जो है माइक्रोग्रेविटी में आप एक्सपेरिमेंट्स कर पाएँ। और जो पहला पाकिस्तानी अभी चाइनीज स्पेस स्टेशन पे जाएगा सुपारको और पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, वो भी पेलोड स्पेशलिस्ट का ही रोल सीखेगा। तो इसीलिए मैंने माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट की। और इरादा तो ये है कि जो है इस जो मैं एक्सपेरिमेंट फिर डेवलप करूँ वो मैं दिखा सकूँ कि वो हमें 20 सेकंड से ज़्यादा चाहिए। और अगर मैं ये प्रूव कर दूं बड़ी कंपनीज को, तो फिर वो मुझे स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं कि एक्चुअली मैं ब्लू ओरिजिन के साथ जैसे स्पेस जाऊं। तो इरादा तो ये। हम उम्मीद करते हैं हसन आप इसमें कामयाब भी होंगे, और बड़ी ज़बरदस्त आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और आप जो नौजवान हैं, हमारी यूथ है, उसको डायरेक्शन भी दे रहे हैं। ये बताएं कि पायलट, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइव, और इसके अलावा अगर देखें तो स्पेस सूट ऑपरेशन जो है, IG फ्लाइट्स, ये आप सब कर चुके हैं। मतलब क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं? कौन सा इनमें सबसे मुश्किल मरहला रहा, और किसको आप ज़्यादा एंजॉय करते रहे? बिल्कुल, आई थिंक ये सारी जो है काफ़ी रिलेटेड है। अगर आपने एस्ट्रोनॉट की तरफ जाना है तो आपको इन सब का थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा। और इनमें से सबसे मुश्किल है हाई जी फ्लाइट, क्योंकि उसमें आप जो है जितनी ज़मीन पे ग्रेविटी होती है उससे कई गुना ज़्यादा ग्रेविटी की फोर्स आप फील करेंगे। वही मरहला होता है जिसमें आप अपनी सीट में दब जाते हैं, सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो जब आपने पूछा था कि माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट के लिए हम कैसे तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग क्या होती है उसके लिए, तो दैट्स एग्जैक्टली इट कि हाई जी फ्लाइट आपको सिखाती है कि जब आप सांस ना ले पाएँ और आप जो है बहुत ऊंची हाइट पे हैं और आपने तेज़ प्लेन को टर्न करना है, तो कैसे आप उसको मैनूवर कर सकते हैं। उसके लिए अपने ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, तो वो सिखाई जाती हैं, और वो सबसे मुश्किल है। लेकिन अगर आपने दूसरी जैसे स्पेस सूट के अंदर आपने जाना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी स्कूबा डाइविंग की नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए। और स्कूबा डाइविंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पानी के अंदर जो अपनी
अपनी जो इन्फ्लेशन वेस्ट होती है उसको अगर आप कंट्रोल करें तो आप वेटलेस फील कर सकते हैं, और ये स्पेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक पायलट का ताल्लुक है वो है क्योंकि आप जो है प्लेन की एरोडायनामिक्स और इंजन को समझे, अगर आप प्लेन के इंजन को समझ पाएंगे तो ही आप जो है स्पेसक्राफ्ट के इंजन को समझ पाएंगे। तो मेरी तो जो है ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप इस वक्त जो है हाई स्कूल में आए हैं तो आप जो है ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप जो है नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स करें, आप नासा के हैकाथॉन जैसे स्पेस एप्स चैलेंजेस करें। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं तो आप जो है इन डिमांड जैसे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आपको डायरेक्ट फील्ड में जाना है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप एस्ट्रोनॉमी साइड पे भी जा सकते हैं। और अगर आप जो है ऑलरेडी ग्रेजुएट और आप जैसे लॉयर या किसी और फील्ड में, तो थिंक अबाउट इंटीग्रेटिंग इट विद स्पेस, क्योंकि स्पेस लॉ जैसे बहुत बड़ा भी फील्ड होने वाला है, क्योंकि हमें ऐसी पॉलिसी चाहिए कि कोई एक कंट्री जो है चांद पे कब्जा ना कर ले। तो इस तरह हमें हर तरह का फील्ड चाहिए। आपको तरीका ढूंढना है कि आप उसको कैसे अपनी फील्ड से मर्ज कर पाएं। डोंट लिमिट योरसेल्फ, बी क्यूरियस, और आप जो तरीके ढूंढते रहें। सही, बहुत शुक्रिया हसन, आपने हमें टिप्स और ट्रिक्स भी बता दी हैं, और वो नौजवान जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी यकीनन बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आपकी गुफ्तगू। आपके वक्त का शुक्रिया, और यकीनन हमें भी बहुत फ़ख्र है। और जिस तरह की बातें हो रही थी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आसमान से आगे पहुंचना बहुत बड़ा काम है, और फिर इस तरह से पहचान बनना और हौसले बुलंद हो तो यकीनन हर काम हो जाता है। और जीरो ग्रेविटी शक्ल भी जो है ना वो भी नहीं आपको रोक पाती, वो भी नहीं रोक नहीं पाती। रोकते। आप आज़ाद होते हैं जनाब। तो हेडलाइंस आप मुलाहिजा करें। हम एक छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं और वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद करेंगे। बात करेंगे मुल्की हालात की। तो कामयाब अस्करी और सिफारती हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान की आलमी सतह पर अहमियत बढ़ गई है, मगर मुल्क में सियासी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने विफाक के खिलाफ खुलकर मुज़ाहमत शुरू कर दी है। उन्होंने विफाक की जानिब से सूबे को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस कर दी हैं। साथ ही उन्होंने विफाक से ताउन से साफ इनकार कर दिया और दो टेक पैगाम दिया कि जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जाती उस वक्त तक विफाक से किसी किस्म का ताउन नहीं किया जाएगा। और उसके साथ हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर कल से जी हम देख रहे हैं कि वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। जुम्मे को वो 4 सदा में अवाम से मुलाकात करेंगे। हफ्ते को अपने आबाई इलाके बाड़ा में आमन जिरगा होगा, जबकि इतवार को जनूबी ज़िला करक में भी हम देख रहे हैं कि अवामी इज्तिमा होगा, जिसमें वो मुस्तकबिल के सियासी लाहेमल का ऐलान करेंगे। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लिमानी महाज पर भी बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है। पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है, और इस हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में अरकान के दस्तखत के साथ साथ दरख्वास्त भी जमा कर दी गई है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी सीज फायर तो हो गया है, मगर तलखियां ताहाल अपनी जगह बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग की तरसे हुक्मरानी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी से किए गए वादे पूरे नहीं कर रही है, और अगर एक माह में वादे पूरे ना किए गए तो आइंदा की हिकमत अमली बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो इसी तमाम तरजी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि गुज़श्ता दिनों पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास हुआ है, जिसमें नून लीग की हुकूमत के खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई, और पीपल्स पार्टी के नून लीग की हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या, और ये भी कहा जा रहा था कि हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के कौन कौन से वादे पूरे नहीं किए गए। तो ये जो सवाल किया गया है इस पर आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की। 18 अक्टूबर को हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, और इस इजलास में इस बात की ज़रूर निशानदेही की गई जो मुख्तलिफ टॉक शो में हम लोग इसकी निशानदेही करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पंजाब का ये सख्त तरीन यानी बदतरीन सैलाब आया था। उस हवाले से यकीनन पंजाब भी हमारा सूबा है, पख्तूनख्वा भी हमारा है, बलूचिस्तान और सिंध हम सब का है। तो उस हवाले से वफाकी हुकूमत को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये मशवरा दिया है, बेंग 74 MNA के साथ हम मेन सपोर्टर है, और हमने इसको मशवरा दिए कि आप ज़रा इमरजेंसी लगा लें। वज़ीर आज़म साहब ने हमारी तजवीज़ मान ली है। दूसरा हमने ये तजवीज़ दी है कि चूंकि लोग सैलाब में डूबे हुए या खुश्क ज़मीन नहीं है, सड़क पे लोगों ने पनाह लिए हुए हैं,
तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जिसका डेटा 4.5 करोड़ लोगों का डेटा मौजूद है, जो डेटा अवेलेबल है वो सीरिया में, उनको पूरी मदद आप 1 मिनट में कर सकते हो। और ऑलरेडी ये तजर्बा आप 2022 के इलेक्शन में सैलाब में भी आप कर चुके हैं और उस हवाले से 25,000 फीकस पैसे भी दिए गए सिंध में भी और पंजाब में भी। और इसकी जवाब में ना किसी छोटे मोटे मेरे जैसे कारकुन ने जवाब दिए, खुद मरियम नवाज साहिबा ने जिस अल्फाज में उनकी उसको मुस्तरद किया है, तो ऐसा लग रहा था कि गोया हमने मोदी को मशवरा दिया और मोदी ने जवाब में हमें इस तरह ललकारा है। तो उसके बाद यकीनन ये बेचैनी तो रही है और हम तो पहले भी शिकवे कर रहे थे कि पंजाब की सतह पर हमारा तहरीरी मुआहिदा हुआ है और उस तहरीरी मुआहिदे का हशर नशर तो आपके सामने है। यहाँ तक हम मशवरा देंगे तो आगे से जो है ना वो धमकियां और गालियां नहीं, मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी, पंजाबी की तरफ देखना। भाई ये पंजाबी का ड्रामा तो पहले भी फेल हो चुका है नवाज शरीफ के दौर में, और क्यों आप लोगों को उकसा रहा है? कल का मैं खड़ा हो जाऊं पश्तून, अगला खड़ा हो जाए सिंधी, बलोच, सराइकी, माजर, तो फिर क्या होगा? आप खामखा ये लिसानी चीजों को हवा दे के आप पाकिस्तान की सियासत को बिगाड़ रहे हो, और क्योंकि आपका कंट्रोल आपके अपने सूबे में नहीं है, इस वजह से आप ये सारी हरकतें करें। मंदुखेल साहब, जो बात की जा रही है, जो नून लीग का मौक़िफ़ है, वो ये है कि आपके यहाँ अगर सूरत हाल बड़ी अच्छी हो, आइडियल हो, तो फिर आप हमें मशवरे दे सकते हैं और हम उन पर अमल भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आपके यहाँ सूरत हाल बेहतर नहीं है, तो आप हमें क्यों मशवरे दे रहे हैं? देखिए, पहले तो हमारी सूरत हाल देख ले, जो सैलाब का सूरत हाल है, जो इसी पे बात करते हैं, तो सिंध और बलूचिस्तान में आपको वाज़ेहन आपका टीवी चैनल बता रहे हैं मलिक साहब। दूसरा तमीज और अखलाक और तरबियत का भी असर होता है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप सुनो को जो ना वो मॉर्निंग शो ऐसे नहीं ऐसे चला है, जो कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वहां तो मेरा ताल्लुक है, वहां मेरे अवाम है, वहां मेरे ओहदेदार है, मेरे MP है, मेरे MNA है, तो मेरे ताल्लुक कैसे नहीं है? मेरे मुल्क का हिस्सा है। फिर भी आप सुनो के प्लेटफॉर्म में मुझे ये आप तमीज और अखलाक के दायरे में कह सकते हैं कि ठीक है मंदुखेल साहब, आपका मशवरा सर आंखों पे, हम उसको देख रहे हैं, बेहतर हो सकता है। या आप ये कहेंगे खबरदार दोबारा सोनू की तरफ देखा हूँ, पुलिस तोड़ देंगे, और खबरदार आपने पंजाबी की तरफ देखा। ये कौन सा ड्रामा है? ये कौन सा तहजीब? ये कौन सा अखलाक? ये कौन सा तरबियत है? यकीनन इखलाकियात का ख्याल रखना चाहिए। मंदुखेल साहब, पीपल्स पार्टी ने जो हुकूमत को मुतालिबात की मंजूरी के लिए 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया, मुतालिबात मंजूर ना होने पर पीपल्स पार्टी क्या फैसला करेगी? कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पर काम करेगी और हर सूरत हुकूमत के साथ ही रहेगी। देखो, तनख्वाह जिसने लगाई है वो जाने, उसकी तनख्वाहदार जाने या तनख्वाह कोर्ट जाने, हमें कोई तनख्वाह पे नहीं लगाया। हमारा ये है कि 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ, हमने सबसे बड़ी पार्टी PTI को ऑफर किए, उन्होंने हमारे ऑफर को ठुकराया। हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम नून लीग को सपोर्ट करते या न करते। न करने की सूरत में न असेंबली कायम होती, न हुकूमत कायम होता, और फिर से इलेक्शन होता। दोबारा से इलेक्शन में क्या वो शफाफ होता, क्या उससे बेहतर होता? यही सूरत हाल होता है। तो हमने इस गाड़ी को चलने दिए और हमने मजबूरी में एक कड़वा गोंद जो है ना वो निकल के, और हमने नून लीग का साथ दिया है। नून लीग का तो अपने नवाज शरीफ साहब उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना चाह रहे थे, हमने तो दूसरी मर्तबा बनाया उसको, और फिर ये वही बदला मरियम बीबी अपने वालिद का शहबाज शरीफ से ले रहे। आप देख रहे हैं, मैं चीज बताऊं, हम 74 सीट के साथ बैठे हुए शहबाज शरीफ का सपोर्टर है, और जाके उसकी भतीजी उसके खिलाफ साजिश करी। हम अगर आज अड़ जाए तो गिरेगी हुकूमत पंजाब की नहीं, शहबाज शरीफ की गिरेगी। कौमी असम्बली में बिल कोई पास नहीं होगा, पंजाब असम्बली में तो वैसे हमारी अक्सरियत नहीं है, उनकी 2/3 मेजॉरिटी है। कादिर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं सर, कता कलामी की माजरत के आप पर जो पीपल्स पार्टी पर पंजाब गवर्नमेंट या वज़ीर आला पंजाब हमले कर रही है, वो निशाना आप नहीं बल्कि उनके चचा शहबाज शरीफ है? 100% मैं आपको बताऊं ना कि अगर उनको ये जरा देखो, पंजाब में वो हमारे लोगों के साथ जो कर रही है, करते वायदे के बावजूद, मगर मरकज में तो वफाकी हुकूमत हमारी बिसाखियों पे खड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी चचा की हुकूमत की वो बिसाखियां छीनना चाह रहे हैं। वरना अगर हम तल्ख बातें भी करते तो जवाब में उनको नरम बातें करना चाहिए, क्योंकि उनकी मजबूरी है। यहाँ तो उल्टा सिस्टम है, हम नरम बातें करें, वो गाली गलौज करें, वो धमकियां दे रहे हैं। वो बाबा, ये पोलिंग दीवी का जबान इस्तेमाल करना ये सबको आता है, ये मुझे भी आता है, लेकिन सवाल ये कि इस तरह जबान इस्तेमाल करके आपको जरूर किसी ने कान में बोला होगा
कि तू 5 साल पूरे करेगी वजीर आला, उसके बाद वजीर आजम होगी। लेकिन कोई ये नहीं पता कि आपने पीटीआई के बर्गर बच्चों को तो मुकदमात वगैरह दर्ज करके आपने दबा लिए है। ये पीपल्स पार्टी के गुरीले जाले है। ये जिस दिन मिलेंगे उस दिन उसने मुशर्रफ को भी लात मार दी है, जियाउल्लाह को भी मार दिए, बड़े बड़े मार्शलों का मुकाबला किया। आप कौन सी खेत की मूली है जी। अच्छा मंदोखल साहब, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक एक्ट में तब्दीलियां कर दी हैं और गवर्नर ने इस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। तो पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल होगी या नून लीग और पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं पंजाब में गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन भी करवाना चाह रही, तो वो क्यों करवाना चाह रही है? देखिए, हम पहली बात यह है कि जो मैंने तहरीरी मुआहदे की बात की थी पंजाब हुकूमत के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, तो वो पहला शिक उसमें ये है कि आप बल्दियाती इलेक्शन कराए। सही। आप बल्दियाती इलेक्शन के लिए सुल्तान राजा सिकंदर जो ना वो तैयार बैठा हुआ है, उनको एक मैसेज आ जाता है, वो ठग से इलेक्शन मुलतवी कर देता है। तो सवाल ये है कि हम तो पहले ही ये चाह रहे थे कि इलेक्शन हो। पीटीआई ने माजी में जो बल्दियाती इदारे तोड़े थे और उसके बाद 3 साल हो गए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, चाहे निगरान में हो या निगरान में भी इनके लोग थे सारे, चाहे मौजूदा हुकूमत हो, तो ये बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जा नहीं रहे क्योंकि उनको पता है कि पंजाब में वो जीत नहीं सकते किसी सूरत पे। कहीं पीटीआई जीतेगी, कहीं पीपल्स पार्टी जीतेगी। सवाल ये है कि इन सारी चीजों का फिर आपने जो ना गैर जमाती बुनियाद पे, ये तो जियाउल्लाह का फार्मूला है गैर जमाती फार्मूला पे, और फिर आपने लाहौर का मेयर का ओहदा खत्म कर दिए। फिर आपने ये भी ऑप्शन दे दिए कि 1 महीने के अंदर कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करना चाहे। अजीब ड्रामा है। आपने इलेक्शन अनाउंस किए, बिल जो आपने बनाया बल्दियाती वो गैर जमाती, और उसके बाद वो सियासी जमात के ऊपर शमूलियत कर सकते हैं। तो भाई जब आप गैर जमाती है तो गैर जमाती रहने दे, जो कि हम नहीं कहते हैं गैर जमाती हो। लेकिन फिर जहां तक आपने गवर्नर का साइन किया, आइन का आर्टिकल 48 के तहत अगर ये बिल पेश कर दे और वो गवर्नर साइन नहीं कर रहे तो दोबारा असेंबली भेज दे, तो 10 दिन के अंदर वो पास हो या ना हो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाएगा। और माजी में इसकी मिसाल मौजूद है। लेकिन हम ये इस वजह से भी नहीं करना चाह रहे थे कि कहीं उनको ये बहाना मिल जाए कि देखो पीपल्स पार्टी रुकावट है, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दे रहे। हमारे गवर्नर ने साइन कर दिए, उनका रास्ता और रुक गया। फिर जाके सुल्तान राजा को उन्होंने बोल दिया कि भाई इसको मुलतवी कर दो, दरखास्त दे दी है। सवाल ये है कि कब तक आप भागेंगे? आप अगर वाकई फॉर्म 45 की हुकूमत, तो आप अगर वाकई फॉर्म 45 के एमएनए है या एमपीए है तो आप बल्दियाती इलेक्शन करा ले, आपको पता चल जाएगा कि आप 45 की हो 47 को। सवाल ये हम तो इस वजह से ना चाहते हुए भी हमारे गवर्नर, और मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूँ, बैसियत कानून के तालिब इल्म के आइन के आर्टिकल के तहत अगर वो ना भी पास करे तो दोबारा भेजने की ये भी कंफ्यूजन दूर कर दीजिएगा कि गैर जमाती बुनियादों पर अगर इलेक्शन होते हैं और फिर बाद में 1 महीने के बाद जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोई भी जमात ज्वाइन की जा सकती है, तो ऑब्वियसली जो भी हुकूमत में होता है उसकी तरफ रुझान ज्यादा होता है, तो इसका फायदा तो आपको भी हो सकता है। लेकिन एतराज पीपल्स पार्टी को क्या है इस पर लेकर? देखिए, एतराज तो सबसे ज्यादा हमारा ये है कि जब एक सियासी माहौल चल रहे, आप जियाउल्लाह की दौर जो है ना क्यों रिपीट कर रहे हो कि गैर जमाती बुनियाद पे। और फिर जो है ना वो आप देख रहे आई इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई भी सियासी आजाद जो जीत जाते हैं, जैसे पीटीआई और सीआईसी का वो मामला था, उसके लिए 3 दिन का टाइम है कि 3 दिन के अंदर आप कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपने 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने में डरा धमका के, फंड देके, लालच देके इस तरह लोगों को आप अपनी तरफ जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे, तो ये कौन सा कानून है? ये तो उसकी वायलेशन है, उसकी जो है ना मुखालफत है जो इलेक्शन एक्ट 2017 ऑलरेडी मौजूद है, जिसके 3 दिन का टाइम है। और फिर एक सवाल ये है कि जब आप गैर जमाती पे करा रहे हो तो दोबारा जमाती में क्यों शामिल कर रहे हो? तो ये तो पूरा ड्रामा ही लग रहा है ना, आपके सामने की बात है। उनको खतरा है कि गैर जमाती बुनियाद पे इलेक्शन करा के, वैसी पीटीआई के पास कोई सिंबल कोई चीज नहीं है, तो ये अगर पीटीआई वाली भी जीत जाए, कल का हमने डरा डरू किया उसको जाके मुस्लिम लीग नून में शामिल करा देंगे। और 1 महीने का टाइम दिए, जबकि नेशनल सतह पे 3 दिन का टाइम है। बिल्कुल, इसमें भी अपने लिए कोई फायदा तलाश किया जा रहा है और आप यही कह रहे हैं कि मतलब आप जमहूरी सोच के साथ चलें। तो जहां पर जमहूरी सोच की बात हो रही है कादिर साहब, वहाँ पर आज मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 14वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। वो अजीम खातून जिन्होंने जमहूरियत की राह में हर किस्म की कुर्बानी दी मगर हौसला नहीं हारा। 23 मार्च 1929 को ईरान के शहर इस्फहान में पैदा होने वाले नुसरत भुट्टो ने 1951 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शादी की। शौहर की फांसी, 2 बेटों की मौत और बेटी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जैसे पै दर पै सदमात झेले।
मगर अज़्मो इस्तकामत की अलामत बनकर। जी बिल्कुल। और बेगम नुसरत भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म किया, ख़वातीन को सियासत में आज़ादी और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वफ़ कर दी। और इसके साथ साथ बेगम नुसरत भुट्टो 23 अक्टूबर 2011 को दुबई में इंतकाल कर गईं और गड़ी खुदा बख्श में अपने अजीम शौहर के पहलू में सुपुर्द खाक हुई। उनका जो नाम है आज भी जमहूरियत, कुर्बानी और हौसले की अलामत के तौर पर जिंदा है। मंदोखेल साहब, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, आपने तो पूरा हिस्ट्री बयान कर दिए। हम नुसरत भुट्टो साहिबा को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उसने अजीम कुर्बानी दी है और मार्शल लॉ से टक्कर ली है और ट्रेन में चुपके, टैक्सी में चुपके, बुर्का पहन के, न जाने क्या क्या जो ना वो इस तरह जो ना वो फौजी अमर से जो ना छुपते हुए और इनकी कारिंदों से छुपते हुए और वो मीटिंग्स में और इस तरह प्रोग्रामों में जाया करती थी। तो क्या आज की सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं है? आज क्या सूरत हाल उससे चेंज नहीं है? तो मैं ये समझ रहा हूँ खवातीन के लिए बड़ा एक कारनामा है नुसरत भुट्टो को, और सियासत में खवातीन को लाने का एक जो उन्होंने एक जोश दिया है। और फिर इसके बाद आपने देखा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आई है और उसने जाके कमान संभाला। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अजीम खातून को हम सलाम पेश करते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी की जियालियाँ इसी नक्शो कदम पे चल के पाकिस्तान की खिदमत करें। बिल्कुल ठीक है। कादिर साहब, जरा लास्टली ये भी कमेंट कर दीजिएगा, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आज यकीनन हम नुसरत भुट्टो को याद कर रहे हैं, तो आजकल के दौर में जो हम देख रहे हैं कि खवातीन जिनकी सियासी वाबस्तगी किसी भी जमात से भी हो, उससे बालातर होकर अगर हम देखें तो उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, उसको यकीनन खवातीन ये यूँ समझ लो कि खातून माँ भी है, खातून बेटी भी है, खातून बहन भी है और माँ के पाँव के नीचे जन्नत बता रहा है, यही हमारा दीन सिखा रहा है। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन की इज्जत और एहतराम के लिए काम किया और इज्जत हमेशा की है। लेकिन आपको कोई मिसाल नहीं बता सकते हो कि पीपल्स पार्टी की किसी भी हुकूमत में किसी भी सियासी पार्टी का कारकुन खवातीन के साथ कोई ज्यादती, कोई जबर, कोई जुल्म हुआ है। लेकिन बदले में आप देख रहे हैं आदि फरियाद साहबा हमारी पीटीआई के दौर में उनको रात 12 बजे अस्पताल से घसीट के उन्होंने जेल में डाला। और फिर उसके बाद खुद मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि फिर मरियम नवाज साहिबा के साथ भी हुआ, यकीन हमारी सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आज अगर इनके साथ हो रही है, पीटीआई की खवातीन के साथ हो रही है या टीएलपी की खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है और डायरेक्ट गोलियां बरसाई जा रही है, तो हम शदीद मजम्मत करते हैं। खवातीन के साथ ऐसा नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। और फिर आपको मैं ये बताऊँ कानून के तालिब इल्म के हिस्से से कि वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 भी मौजूद है। कानून में भी खवातीन को खसूसी सहूलियत मौजूद है, चाहे जमानत के हवाले से या केसेस के हवाले से या उनकी पेशी के हवाले से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हर मर्तबा पाकिस्तान ने खवातीन के एक आला मुकाम है और आप देख रहे हैं कि इस्लामी ममालिक में बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब। और कानून भी एहतराम देता है, उनको ये सहूलत देता है। और यकीनन नुसरत भुट्टो जो है वो एक मिसाल थी, अजीम मिसाल थी, बहादुरी की मिसाल थी। और जिस तरह से उन्होंने सियासत में इस्तेहकाम लेकर आई और खवातीन को बाख्तियार किया, तो ये एक सबक है। और अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब ने बिल्कुल ये सबक है, इस सबक को सीखना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बात की कि हर हुकूमत के अंदर क्या क्या होता रहा मुखालिफ जमातों की खवातीन के साथ, तो कहीं ना कहीं तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब अब वो आएंगे तो वो बदले लेंगे। फुल स्टॉप इसके आगे लगना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और चंद दिन पहले जो खबर सामने आई थी उस पर बात कर लेते हैं कि लाहौर में जी बसंत की बहाली के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान काइट एसोसिएशन के दरमियान इस हवाले से बातचीत भी जारी है। काइट एसोसिएशन के ओहदेदारों ने सुनो पाकिस्तान में भी शिरकत की और बसंत के हवाले से जल्द खुशखबरी सुनाने का इशारा भी दिया था। मगर इससे पहले एक वाक़या पेश आया, कातिल डोर, जिसने जी एक नौजवान की ज़िंदगी की डोर ही काट दी। लाहौर के इलाके नवाकोट में 21 साला नौमान मोटरसाइकिल पर जा रहा था, गले पर डोर फिरने की वजह से उसकी गर्दन कट गई और वो अस्पताल पहुंचा तो वहां जामबर ना हो सका और वो जाँ भाग हो गया। दूसरी तरफ कालाशाह काकू में भी मोटरसाइकिल सवार नौजवान अली रजा बंगला पुली की तरफ जा रहा था कि अचानक गर्दन पर डोर फिरने से वो बुरी तरह जख्मी हुआ। ताहम बरवक्त तिब्बी इमदाद से उसकी जिंदगी बच गई। वज़ीर आला पंजाब का डोर से नौजवान की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म सामने आया और IG पंजाब ने पतंगबाजी में मुलव्वस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत जो हैं
जारी कर दी है। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि 2 दहाइयों से पतंगबाजी से होने वाले जो जानी नुकसानात हैं उनमें कई गुना इजाफा हो गया है। हर साल दर्जनों अफराद जो हैं वो पतंगबाजी या छत से गिरने, करंट लगने या गले में डोर फिर जाने के बायस ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और जानी नुकसान के पेश नज़र 2009 में पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर बाद अज़ा पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाकयात पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से सुनो न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान बेग। रमज़ान, गुज़श्ता रोज़ नवाकोट के इलाके में गले पर डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक हो गया। नौजवान का ताल्लुक किस इलाके से है? लवाहिकी ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार आखिर क्यों किया? पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल जी, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया जो है नवाकोट के इलाके में पेश है, जहां पर 22 साल जो नौजवान यूसुफ जिसका नाम था, मेडिकल रैब था वो, और नवाकोट के इलाके मेट्रो स्टेशन के करीब से गुजर रहा था कि कटी पतंग की डोर इसके गले पर फिर गई और इसे अस्पताल तशवीशनाक हालत में ले जाया गया और जहां पर वो जिंदगी की बाजी हार गया। ये मजंग 5 फैन रोड का रहायशी थे और घर वालों का एक वाहद कफील था कमाने वाला, बाकी छोटे इसके बहन भाई थे। वालिद बहुत ज्यादा अफसरदा था कि ये कटी पतंग की डोर से जो इसकी हलाकत हुई है। और लाहौर शहर में पतंगबाजी का वैसे भी सिलसिला जारी है। आए रोज किसी न किसी नौजवान की गर्दन कटी होती है, किसी बच्चे की गर्दन कटी होती है, वह जख्मी होकर अस्पताल में पड़ा होता है। तो इससे मुकम्मल जो है वो पाबंदी करने की जरूरत है। हालांकि पाबंदी तो 2000 से लगी हुई है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई हुई है, लेकिन ये पतंगबाजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा इसका जो पोस्टमार्टम करवाने से क्यों इनकार किया, देखिए पहले पुलिस का बड़ा दबाव था इनके ऊपर कि भाई आप ना करवाएं, ये तो कोई और राड वगैरह फिर गया, इसको आप डोर। जब हम उनके घर गए, उनके वालिद साहब से मिले, उनके भाई से मिले, तो उन्होंने बताया कि ये देखिए 26 टांके लगे हैं इसको और इसका पूरी तरह से गला कट चुका हुआ था। और उसके बाद उन्होंने हुकूमत पंजाब से भी अपील की कि इन पतंगबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। छोटे मोटे तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं जो यकीनन मिर्ज़ा रमज़ान बेग, अभी हम कुछ दिनों पहले ही बसंत के हवाले से बात कर रहे थे कि बसंत आनी चाहिए, लेकिन अभी बसंत के हवाले से कोई इस तरह की खबर भी सामने नहीं आई है और गले पर डोर फिरने के वाकयात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो अभी तक तो पाबंदी थी, तो वहाँ तो एक्शन लेना चाहिए था। फिर उसके बाद ये जो गले पर डोर फिरने का वाकया हुआ है, पर्चा किसके खिलाफ दर्ज किया गया? कि जी इसमें सबसे बड़ी बात है कि पर्चा भी दर्ज नहीं किया गया क्योंकि दबाव ही इतना ज्यादा था। और दूसरी तरफ ये मोटी जो डोर बनाने वाले हैं इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? पता भी है लाहौर पुलिस को, अगर देखा जाए तो ये सिटी रायवंड का इलाका, यहाँ भी पतंगबाजी बहुत ज्यादा होती है। मांगा मंडी का इलाका, यहाँ भी पतंगबाजी बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह हंजरवाल का इलाका, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा। शेराकोट का इलाका है, नवाकोट का, शदरा टाउन में तो बहुत ज्यादा पतंगबाजी होती है और शादरा थाना में भी। इसी तरह गुजरपुरा का इलाका है, बागबानपुरा का इलाका है, बाटापुर। इन इलाकों में जब ये पतंगबाजी हो रही होती है वहां पर पुलिस को क्रैकडाउन करना चाहिए बड़े पैमाने पर। उन मगरमच्छों को भी पकड़ना चाहिए और उन पतंगबाजों को भी पकड़ना चाहिए जो ये इतनी मोटी डोर बनाते हैं जिससे आए रोज शहरियों की गर्दनें कटती हैं। और देखें उसके घर हम जब गए तो सफेद मातम बिछी हुई थी। नौजवान लड़का 22 साल उसकी एज थी और वह घर का कमाने वाला था। और उसके वालिद ने कहा कि हम पे दबाव बढ़ा, हमने क्या एफआईआर करवानी, और बगैर पोस्टमार्टम के उन्होंने लाश उनके हवाले की और उसके बाद उसकी कल तदफीन कर दी। लेकिन उन्होंने हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, आईजी पंजाब, सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि कम से कम इस कटी के जो डोर बनाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाए। और जिस इलाके में ये पतंगबाजी हो रही थी, जहां से बेचारा ये नौजवान जो नवाकोट के इलाके में, वहां पर भी कैमरों के जरिए उस तक पहुंचा जा सकता है कि किस छत से गुड्डी उड़ रही थी। रमजान, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताइएगा कि इस तरह के जब अफसोसनाक वाकयात पेश आते हैं तो जिम्मेदारों का फिर तयन किस तरह से किया जाता है, और अब तक पुलिस इस वाकये में किसी को क्या गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकी है? मतलब हम देख रहे हैं पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हुआ और साथ ही एफआईआर जो है वो भी नहीं काटी गई है इस वाकये की। बिल्कुल जी, उनके वालिद मनीर का कहना है कि कम से कम बड़े पैमाने पर इन
पतंगबाजों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जाए। और लाहौर पुलिस का कहना है कि हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्रैकडाउन का फायदा कोई नहीं है जब तक जो पीछे जो बड़ी बड़ी पतंगे जो दूसरे जिलों में भी बेचती हैं उनको पकड़ा जाए। उनकी लिस्टें भी इनके पास हैं और आए रोज ऐसे जो नौजवान है वो इसी तरह डोर कटने से उनके गले कट जाते हैं। बच्ची बैठी हो मोटरसाइकिल पे आगे उनका गला कट जाता है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया जब ये कल पेश आया तो यकीन करें पूरा इलाका बेचारा परेशान था कि ये 22 साल नौजवान और चंद माह उसकी मंगनी भी थी। ये बात देखें, चंद माह बाद उसकी मंगनी भी थी और बेचारा वो घर का वाहद कफील कमाने वाला था। और लाहौर पुलिस का मौकव ये है कि हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं उनको, क्रैकडाउन तो करें। मिर्जा रमजान बेग, ये तो हो गया एक और वाकया। इतलात ये भी आ रही हैं कि काला शाह काकू में भी एक नौजवान के गले पर डोर फिरने से वो जख्मी हो गया। इस हवाले से क्या इतलात सामने आई? शाह काकू में भी कल दिन के वक्त एक नौजवान जो बाइक पे जा रहा था वो गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया और उसका मौकफ आया बाकायदा तौर पर। जो जख्मी हालत में अस्पताल जब उसको ले जाया गया तो उसने बताया कि हुकूमत पंजाब इन कातल डोर के जो मालकान जो बनाने वाले उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही। आए रोज हम ये देखिए, ये काला शाह काकू का वाकया हो गया, कल लाहौर का हो गया, इसी तरह पिछले हफ्ते भी एक जनरल अस्पताल में नौजवान है जो बाटापुर के इलाके में वो भी जख्मी हुआ। आए रोज ये कातल डोर रमजान, ये अफसोसनाक वाकयात तो पेश आते हैं, ये अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो पुलिस का मजमूई रवैया है अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि मतलब ऐसी बेसरोपा दलीलें जो है वो दी जाती हैं। मतलब इनके पेरेंट्स को कहा गया कि आप ये ना कि डोर फिरी है, कोई रॉड फिर गया। मतलब को कल कोई बहुत तेज आंधी चल रही थी जिसमें रॉड जो है वो उड़ता हुआ आया और नौजवान का गला काट गया जिसमें उसको 26 टांके लगे। मतलब ये क्या मामला है कि चूहे को हाथी, हाथी को चूहे बनाकर पेश कर दिया जाता है? देखिए जी, जब हॉस्पिटल उसको तशवीशनाक हालत में ले जाया गया तो काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और इसी दौरान उसकी हलाकत वाक़या हो जाती है और डॉक्टर्स ने बताया कि इसको गले पर डोर फिरी है और इसको चीरती हुई इसका गला काट दिया गया है। और जहां पर जब ये अस्पताल लाया गया तो उससे पहले ये बेचारा दम तोड़ चुका हुआ था क्योंकि ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो चुकी है। अब डॉक्टर्स ने कहा कि डोर फिरी। अब दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि ये राड फिरा। उनके घर वालों का मौकफ है कि ये देखें आप खुद ही, हमने खुद डेड बॉडी देखी और पुलिस वालों ने भी देखी, लेकिन वो जाहिर है कि हुक्म को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सारा मीडिया वहां पर कवरेज कर रहा था। उसका वालिद जो है वो रो रो के हर मीडिया वाले को मौकफ दे रहा था कि वजीर आला पंजाब जो मरियम नवाज है वो इस पे खास तौर पर एक्शन ले और इस जो कातल डोर है जो बनाने वाले उनको गिरफ्तार करके कैसे किरदार तक पहुंचाए और मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। उसके वालिद का मौकफ था वजीर आला पंजाब मरियम नवाज। मिर्जा रमजान बेग, आपने दुरुस्त फरमाया और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए बजाय के केस को छुपाने के। आप पाबंदी लगाएं पतंगबाजी पर, मुकम्मल तौर पर जैसे पाबंदी लगाई गई है, तो फिर डोर बनाने वाले, इस तरह की डोर बनाने वालों पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? एक तरफ से बसंत की बातें होती हैं जी, महफूज बसंत मनाई जाएगी, महफूज बसंत मनाने के लिए पहले डोर या इन चीजों को तो काबू करें। इस तरह के वाकया तो फौरन से सामने आ चुके हैं। हम जनाब डोर पे बड़ा चेक एंड बैलेंस रखेंगे, पिन्ने बनाएंगे, वो इससे मोटी डोर नहीं होगी इस नंबर से। लेकिन ये जो पहले लोगों के पास स्टॉक मौजूद है इसका आप क्या करेंगे? इसकी आपके पास क्या ऑप्शन है? तो मेरा ख्याल हुकूमत को भी ये देखना चाहिए कि जब तक आप मुकम्मल तौर पर इसे महफूज नहीं बना सकते तो तब तक बसंत की इजाज़त तो देना है। ये इस तरह के खतरात को जन्म देगा और इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सोचिए जिनके घर में ये सफ़े मातम बिछी है, जिनका जवान बेटा जो है गले पर डोर फिरने से जाँ भाग हो गया, इस दुनिया से चला गया, जब आप बसंत मनाने का ऐलान करेंगे और वो महफूज भी नहीं होगी और वो महफूज तो भी उनके दिलों पर क्या गुजरेगी, इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम सब जानते हैं मौसम बदल रहा है और जब मौसम बदलता है तो सिर्फ हवा का मिजाज नहीं बदलता बल्कि हमारा जो अंदाज़े ज़िंदगी है वो भी बदल जाता है। कपड़े, खाने, नींद, हत्ता कि हमारा जो मूड है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन इन सब से ज़्यादा जिस चीज़ पर मौसम की तब्दीली का असर होता है वो है हमारी स्किन, हमारी जिल्द। और सर्द और जब खुश्क हवा चलती है तो मट्टी भी होती है, गर्दलूद हवाएं भी होती हैं और इसके साथ साथ स्मोक भी होती है। ये सब मिलकर हमारी जिल्द की जो कुदरती चमक है और जो नरमी है उसको छीन लेती हैं और हमारी फिर स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। और स्पेशली देखा जाए तो जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनके लिए तो ये मौसम एक चैलेंज ही होता है। वो इंतजार कर रहे होते हैं कब ये मौसम गुजरे। चेहरे की रंगत फीकी पड़ जाती है और जिल्द आपकी यूं खिंची खिंची सी नजर आती है, होंठ फटे होते हैं। और सवाल ये कि क्या सिर्फ मॉइस्चराइजर ऐसे में काफ़ी है या फिर जिल्द को कोई और भी एक्स्ट्रा केयर चाहिए, कोई नेचुरल ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर आपकी जो डाइट है उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए बदलते मौसम के साथ? तो जनाब इन्हीं आपके तमाम सवालात के जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट
डॉक्टर आयशा तमकनत साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये जो हमने बताया मौसम की तब्दीलियां हैं, स्मॉग है, ये किस तरह से, पहले तो हमें बता दें, इलाज पर भी आएंगे, ये हमारी स्किन को किस तरह से मुतासर कर रही होती हैं और क्या आपने इनके रिजल्ट देखे? सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगी कि जब मौसम चेंज होता है तो एवरीबडी नोज़ कि स्किन के रूटीन समर की डिफरेंट होती है, विंटर की डिफरेंट होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो विंटर जब आते हैं तब हवा में बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाती है और आपने कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़, जिस तरह से डेजर्ट एरियाज़ भी, जैसे मैं उसकी एग्जांपल आप लोगों को रिलेट करने के लिए दूँगी कि डेजर्ट एरियाज़ में आप देखें कि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी स्किन ऐसे ही हार्ड हुई हुई होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो एयर का फ्लो होता है उसमें जो ड्राइनेस होती है आपकी स्किन को वो उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब मसला ये पाकिस्तान के अंदर अब स्मॉग, जिस तरह से लाहौर के अंदर हम देख रहे हैं स्मॉग बहुत ज़्यादा हो गया और स्मॉग ज़्यादा होने की वजह से स्मॉग बेसिकली ये होता है कि उसके अंदर फ्री रेडिकल्स जो गैसेज होती हैं, जिस तरह नाइट्रस ऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, सल्फेट ऑक्साइड होगी, ऐसी सारी गैसेस जो कि पोल्यूटेंट्स, जो कि पोल्यूशन की वजह से हवा में आ जाती हैं। तो इसकी वजह से आप जब पहले ही आपकी स्किन का एक नेचुरल बैरियर हवा में हाइड्रेशन कम होने की वजह से ख़राब हो जाता है, तो उसके ऊपर फिर वो फ्री रेडिकल्स आके एक्ट करते हैं और स्किन, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है वो फ़ौरन रिएक्ट करती है। बहुत सारे लोग एलर्जिक होते हैं, बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट सन एलर्जी भी होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी स्किन ऑलरेडी ही इश्यूज से गुजर रही होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उनकी स्किन के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अच्छा, ये तो सब आपने बता दिया कि जो सेंसिटिव वाले स्किन वाले हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे भी जब सर्दी आ रही है तो नॉर्मल भी किसी की अगर स्किन होती है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। ड्राई हो जाती है। तो इब्तदाई तौर पर जब ये मौसम चेंज हो रहा होता है तो क्या स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए, ख़ास तौर पर सर्दियों में? हम सबसे ज़्यादा हम लोग मैंने देखा है यहाँ पे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं वो बिल्कुल भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ नहीं करते। फेस वॉश किया जैसे ही, मैं तो यही कहूँगी कि आप जैसे ही फेस वॉश करें अपने सुबह निकलने से पहले, सबसे पहले आप स्किन को अपनी मॉइस्चराइज़ करें, उसको 10 मिनट्स दें ताकि वो एब्जॉर्ब हो, और 10 मिनट्स में जब वो एब्जॉर्ब हो उसके बाद उसमें सन ब्लॉक आप ज़रूर ऐड करें। पाकिस्तान के अंदर लोगों में सन ब्लॉक की इतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि हम लोग जब छोटे थे तब भी हम लोगों ने कभी भी इन चीज़ों को नहीं देखा, लेकिन वक्त के साथ ये होता है कि अब वक्त के साथ आपकी स्किन भी एज हो रही है, कोलेजन भी कम हो रहा है, बिल्कुल। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस बार गर्मियाँ भी ज़्यादा हुई हैं और सन की रेज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। तो जैसे जैसे पूरी दुनिया का एटमॉस्फेयर बदल रहा है, इस तरह पाकिस्तान का भी चेंज हो रहा है, तो अपनी रूटीन के अंदर सन ब्लॉक आप ज़रूर डालें, लेकिन उससे पहले मॉइस्चराइज़ करें अपनी स्किन, ज़रूर मॉइस्चराइज़ करें। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये भी सवाल पैदा होता है कि कुछ लोग चले चेहरे की तो देख लेते हैं, हाथों को भी देख लेते हैं कि इसको मॉइस्चराइज़ करना है, ख्याल रखना है, लेकिन आपकी जो सर की स्किन है, सर्दियों में खास तौर पर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, खुश्की हो जाती है और कुछ के तो पैचेस पड़ जाते हैं, बिल्कुल, तो उसको हम किस तरह से मॉइस्चराइज़ रख सकते हैं? इसको आप ऐसे मॉइस्चराइज़ रख सकते हैं कि ये बेसिकली एक सिर्फ डैंड्रफ ड्राइनेस इन एटमॉस्फेयर की वजह से नहीं होता, ये एक कंडीशन भी होती है जिसके अंदर इसको हम लोग सब हीरोइक डर्मेटाइटिस कहते हैं और ये फैमिलीज़ में रन करता है। तो ऐसे लोग होते हैं उनको अपनी जो हेयर केयर की रूटीन होती है उसके अंदर कीटोकोनाजोल या फिर उनके जो शैम्पूज़ होते हैं वो स्पेसिफिक शैम्पूज़, जिस तरह से आपने सुना होगा सेल्सिन ब्लू वगैरह, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो उनको अपनी हेयर केयर रूटीन में वो ऐड करना पड़ता है, जिसके अंदर कंटेंट हो जो कि आपका सब हीरोइक डर्मेटाइटिस को, यानी कि इसी को, खुश्की को सब हीरोइक डर्मेटाइटिस कहते हैं, उसको फाइट ऑफ कर सके। ठीक है, और कंडीशन भी करें, आप हेयर मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं। 8 to 10 मिनट्स अपने सर पे आपने हेयर मास्क अप्लाई करना है ताकि वो बिल्कुल आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज हेयर की। और सरोसिस क्या डिफरेंट है इनमें? और लोग जो हैं अक्सर एक ही समझ रहे होते हैं। बिल्कुल, दोनों ही बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं, दोनों डिफरेंट स्किन कंडीशंस हैं। जो खुश्की है वो सब हीरोइक डर्मेटाइटिस है, वो जेनेटिकल होता है, वो ट्रीटेबल है, और ट्रीटेबल इन अ सेंस कि उसके लिए हमें इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सोरियासिस है, इट इज़ बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वो रिलेटेड है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि क्या होता है कि उसके अंदर आपके जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ लोगों के वो इतने ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कि वो स्किन के ऊपर भी और सर के अंदर भी उसके असर आना शुरू हो जाता है। उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेयर केयर रूटीन से या स्किन केयर रूटीन से ट्रीट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। ये तो आपने चलें ट्रीटमेंट्स बता दिए, तो क्या सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाना काफ़ी है या डाइट में कितनी तब्दीली करके हम इंटरनली भी एक चेंज ला सकते हैं ताकि हमारी स्किन ग्लो करे? मैं ये समझती हूँ डाइट का आई थिंक 90% रोल है, बाकी 10% यही है जो आप सरफेस लेवल के ऊपर कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप लोग रोज़ ही पोर्शंस में लाइक 10 टाइप्स के फ्रूट्स भी अगर नहीं हो सकते, 4 टाइप्स के फ्रूट्स जो भी मौसम के आ रहे हैं वो आप एक बाउल में लें और आप रोज़ वो फ्रूट्स 10 टाइप्स के करें, खाएं। और घर के अंदर जो आपकी जो नॉर्मल आपका खाना वगैरह बनता है उसके अंदर सब्ज़ी डालें, उसमें आप सैलड्स भी ले सकते हैं। सैलड्स बहुत अच्छी स्किन होती है। और अगर आप लोग बहुत बिजी हैं, आप ये सब नहीं कर सकते, तो आप लोग जूसेस उस फॉर्म में लें। जूस लाइक 2 से 3 दफ़ा दिन में ना, उससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी और आपकी स्किन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। और मैं ये सब लोगों को कहती हूँ कि रोज़ रात को सोने से पहले एक दूध का गिलास ज़रूर लें। क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए भी हेल्दी है, आपकी बॉडी के लिए भी हेल्दी है और आपके लिवर, ख़ास तौर पे लिवर के लिए बहुत हेल्दी है। ज़बरदस्त, मतलब आपने ये बता दिया जो दूध पीने वाले लोग नहीं, अगर स्किन अच्छी चाहते हैं ना हाँ तो आपने मतलब रात के वक्त दूध का गिलास लाजमी पीना है। लेकिन आजकल खालिस दूध आता भी मिलता भी नहीं है। कोई बात नहीं, आपको जो मिल रहा है, जो अवेलेबल है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो आपकी बॉडी को करेगा ना। इट्स नॉट ओनली वाटर। यानी आपका मैसेज आ गया कि गोट मिल्क अप्लाई करने की बजाय आप दूध जी बिल्कुल, आप ज़रूर रात को सोने से पहले चाहे एक आप ग्लास लें, आप ज़रूर लें। उससे अच्छा, तो ये जो होममेड रेमेडीज होती हैं कितनी इफेक्टिव होती हैं? क्योंकि बाज़ लोग, अब मैं अपनी स्किन की अगर बात करूँ तो जितनी वैसलीन लगा रही होती हूँ उतनी स्किन खुश्क हो रही होती है। हाँ नहीं, होम रेमेडीज़ मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ इतनी ज़्यादा। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग जो होम रेमेडीज़ के अंदर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, वो सब रॉ होती हैं। रॉ यानी कि मतलब बिल्कुल प्रोसेस नहीं होती हैं। जिस तरह से आप एलोवेरा जेल ही ले लें, अगर वो पौधे से आप लोग डायरेक्ट उतार के लगा रहे हैं तो उसके वो बहुत आपके स्किन के लिए तेज़ है, ठीक है। उसको थोड़ा सा आपने उसको लोअर डाउन करना होता है, उसको नॉर्मलाइज करना होता है, तो वो आई थिंक आपकी स्किन को बहुत डैमेज करता है। एंड जो जितनी भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह आप देखें वगैरह डालकर मतलब वो हर स्किन के लिए नहीं होती। कुछ स्किन्स बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर आप ग्लिसरीन एक सेंसिटिव स्किन में लगाते हैं जिसको ऑलरेडी एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो वो ग्लिसरीन से उसको फौरन रिएक्शन हो जाएगा। सही। और ये फेशियल्स जो हैं ये कितने बेनिफिशियल होते हैं? फेशियल्स आई थिंक बहुत बेनिफिशियल हैं। फेशियल आप कोई भी केमिकल फेशियल अगर नहीं भी कर सकते, जस्ट गो फॉर हाइड्रा फेशियल, ठीक है। वो बहुत मतलब वो सिर्फ ये भी एक कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से कौन सा करवाना चाहिए। कुछ लोग तो प्लान भी कर रहे हैं कि हमने करवाना है, तो वो हमें ये बताएं कि वो हाइड्रा बेहतर है या दूसरे जो क्रीम्स वाले हैं? हाँ अच्छा, इसमें ये होता है कि जो हाइड्रा फेशियल है ना, वो इसलिए बेटर है क्योंकि उसमें जो सीरम्स यूज़ होते हैं, कुछ लोग सीरम्स यूज़ करते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ क्लिनिक्स, तो वो आपकी स्किन के कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने रखा होता है। जिस तरह से एक्नी के लिए एक डिफरेंट सीरम होगा, एक्सफोलिएशन के लिए एक डिफरेंट, एक क्लिनजिंग के लिए सिर्फ जिसको क्लिनजिंग चाहिए। अब अगर आपको एक्नी प्रोन स्किन है और अगर आप कोई भी फेशियल कराते हैं आपको फौरन एक्नी हो जाती है, तो हम उसके लिए एक्नी का ही सीरम यूज़ करेंगे। और जो दूसरे अगर आप पार्लर्स वगैरह में देखते हैं जो केमिकल फेशियल्स होते हैं, उसमें देखें उन्होंने एग्जैक्टली उसके अंदर वो उन्होंने नहीं सेंसिटिव बताया होता कि ये आप नहीं इसमें यूज़ कर सकते। वो हर किसी को अप्लाई कर रहे होते हैं। हाँ, और उसमें फिर उसके ऊपर जब उन्होंने फेशियल कर लेते हैं उसके बाद में भी वो इस किस्म के सीरम्स डालते हैं कि जो आपकी स्किन को एकदम से उस वक्त ब्राइट कर देती है, लेकिन जब आप घर आते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा आपका स्किन बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया होता है। लेकिन हाइड्रा फेशियल से कभी स्किन बैरियर डिस्ट्रॉय नहीं होता। अच्छा, लास्टली हमें ये बता दें, सर्दियों में मतलब हर टाइप की स्किन के लिए जो यूजेबल हो, मॉर्निंग रूटीन और रात में क्या स्किन केयर होनी चाहिए? मैं आपको कोई इतनी फैंसी नहीं बताऊंगी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट्स उसको एब्जॉर्ब होने दें। सुबह के लिए तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि मॉइस्चराइज़ करके आप सनब्लॉक लगाएं और सनब्लॉक लगा के उसको भी 10 मिनट्स आप एब्जॉर्ब होने दें। आप तैयार वगैरह हो जाएं इतने टाइम में, और उसके बाद आप अपनी स्किन का नॉर्मल जो आपका मेकअप है वो कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी स्किन को एक प्रोटेक्शन दे दी है। अब बाहर के पोल्यूटेंट्स उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप मेकअप भी अगर कर लेंगे ना तो, लेकिन जब आप फेस वॉश कर रहे हैं और डायरेक्ट उस पर मेकअप अप्लाई कर रहे हैं, अपनी स्किन को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, तो मेकअप के केमिकल्स भी इफेक्ट करेंगे और बाहर के केमिकल्स। स्किन केयर में सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम सनब्लॉक नहीं लगाते। सनब्लॉक नहीं लगाते सबसे बड़ी हम ये गलती करते हैं। और हाँ, जैसे ही हम लोग फेस वॉश करते हैं हम उसके बाद मॉइस्चराइज नहीं करते। मैं तो ये कि आपकी स्किन में थोड़ी सी अगर हाइड्रेशन अपनी फेस वॉश करके आए, हाइड्रेटेड है, उसी टाइम पे आप मॉइस्चराइज करें ताकि वही मॉइस्चर वो लॉक कर लें। ज़बरदस्त। चलें, ये तो हो गई कि हमारे पास स्किन के रूटीन आ गई कि सर्दियों में आपने अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा आपके वक्त का। और जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं और यकीनन थोड़ा सा इफेक्ट शुरू हो चुका है स्किन पर आना। जो एक्नी प्रॉन स्किन वाले हैं या कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं, जिस तरह की भी आपकी स्किन है
उसका ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है। और खुश्क मौसम में तो ऑब्वियसली मॉइस्चराइज़र्स लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, जितना खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे, अच्छा खाएंगे, स्किन उतनी चमकदार और ताज़ा पानी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करने की जरूरत, क्योंकि सर्दी आते ही हम जो है ना पानी पीना छोड़ देते हैं बिल्कुल ही। तो जनाब आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करके अपनी स्किन को अब बेहतर बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी है, ख़ास तौर पर स्मॉग में। तो बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे विद अस। व्यूअर्स, घर जहाँ पर प्यार, बर्दाश्त और समझदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब मोहब्बत के दरमियान मैका और ससुराल आ जाएं तो माहौल का दर्जा हरारत फ़ौरन तब्दील हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि बीवी सिर्फ अपने मैके वालों की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर रही होती है, जबकि शौहर अपनी फैमिली को ही परफेक्ट समझता है। नतीजा क्या निकलता है? एक छत तले दो अलग जो है वो लगता है कि दुनियाएं जो है बस रही हैं और बहुत ज्यादा डिवीजन जो है वो हो जाती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो नुकसान होता है ना वो बच्चों का होता है। बच्चों पर बहुत इसके असरात होते हैं और वो तकसीम का शिकार हो जाते हैं और वो जो चीज़ें माँ बता रही होती है समहाउ कहीं ना उन चीज़ों को सच मान रहे होते हैं। खालाओं को हीरो समझते हैं लेकिन फूफो लोगों को विलन ही समझते हैं और कुछ वैसे फूफो लोग होती भी हैं करैक्टर में विलन टाइप ही हैं। लेकिन ऐसे माहौल में सबसे ज़्यादा यकीनन, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, कि बच्चे ही मुतासिर होते हैं जो माँ बाप के रवैयों से दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं और फिर वो भी रिश्तों को मायके और ससुराल के जावियों से ही देख रहे होते हैं और नतीजा ये निकलता है कि मनफी सोच होती है, ज़िद होती है, एहसास महरूमी होती है और फिर कभी कभी रवैयों में तो इतनी सर्द मोहरी आ जाती है कि आखिर घर के माहौल में बैलेंस कैसे लाया जाए, इस चीज़ का सोचना शुरू हो जाते हैं लोग और ऐसे में एक फैमिली सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एहतराम और जो मज़ाह है वो एक साथ नहीं चल सकते, उसमें जी रुकावट आ जाना शुरू हो जाती है। तो इसी पर आज हम डिस्कशन कर लेते हैं रिलेशनशिप कोच वकास से खान साहब से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये आपने हमारी सारी तमहीद भी सुन ली है और जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं वो भी हमने सामने रखे। जो ये गैर मुतवाज़न माहौल है, ये बच्चों के रवैयों पर सबसे पहला असर क्या डालता है जो आपने देखा है? देखें, जो गैर मुतवाज़न माहौल है, सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि वो पैदा क्यों होते हैं। मेरे ख्याल में गैर मुतवाज़न माहौल जो है वो पैदा तब होता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस और जो रियलिटीज़ हैं उनके दरमियान एक डिफरेंस आता है। हम सोचते कुछ और हैं शादी से पहले और शादी के बाद निकलता कुछ और है, चाहे वो रवैयों के लिहाज से हो, फिज़िकल रिलेशनशिप के लिहाज से हो, हमारी एफिलिएशन के लिहाज से हो, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिहाज से हो। और 99% जो घरेलू झगड़े हैं उनके अंदर एक्सपेक्टेशंस और रियलिटीज़ के दरमियान जो डिफरेंस बाद में नज़र आता है उस पर एहतजाज हो रहा होता है। और हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि एहतजाज किया कैसे जाता है। ऐसा एहतजाज जिस तरह से आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर हम मेरे ख्याल में बतौर कौम ही नहीं सीख सके कि एहतजाज करने का अच्छा तरीका क्या है। चाहे हमने किसी पॉलिटिकल इवेंट पे एहतजाज करना हो या हमने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एहतजाज करना हो, हम तोड़ फोड़ के बहुत आती हैं। और रिश्तों के अंदर भी जब हम एहतजाज करने लगते हैं तो तोड़ फोड़ से हम रिश्तों में एहतजाज को शुरू करते हैं। और यही तोड़ फोड़ जो है वो बाद में, जैसे आपने पूछा, कि बच्चों में मुंतकिल होती। ये हो नहीं सकता कि बच्चे जो हैं जो अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखें वो बड़े होकर आपस में न झगड़ें। ये हो नहीं सकता कि बच्चे अपने माँ बाप को एक दूसरे के लिए नफ़रत का प्रचार करते हुए देखें और बाद में वो खुद आपस में मोहब्बत का प्रचार करें। तो सबसे पहला असर जो बच्चे वालिदैन से जो सीखते हैं वो एटीट्यूड ही सीखते हैं वालिदैन से। और जो एटीट्यूड वालिदैन आपस में एक दूसरे के साथ रखते हैं वही एटीट्यूड अपने बच्चों में वो मुंतकिल कर देते हैं। अच्छा वकास साहब, जैसे वो कहते हैं ना अव्वल तो ठीक है मोहब्बत, बाद में इज्जत नफ्स का बड़ा नुकसान होता है। तो जिस तरह से सूरत हाल होती है, स्टार्ट में तो मियाँ बीवी का बहुत अच्छा चल रहा होता है, फैमिली का बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे को जानने लगते हैं तो दोनों में ना फ़र्क आना शुरू हो जाता है, अपनी अपनी फैमिलीज़ को तरजीह देना शुरू कर देते हैं। ये कितना डिज़ास्टर होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे फिर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि नानी की साइड अच्छी है या दादी की साइड अच्छी है। ये कितना प्रॉब्लमेटिक है। देखें, पाकिस्तान के अंदर ना ये अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है ना उसके अंदर औरत को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है एक ऐसी इंसान के तौर पे जिसका मकसद खिदमत बजा लाना है और दूसरों की उम्मीदों पे पूरा उतरना है। जब एक औरत शादी होने के बाद एक नए घर में जाती है तो उससे एक्सपेक्टेशंस तो सारी रखी जाती कि जी ये खाना भी अच्छा बनाएगी, घर की सफाई भी अच्छी करेगी,
ये अपने सास और ससुर की खिदमत भी करेगी, घर में खामन सुकून का भी ख्याल लाएगी। रखेगी, बच्चों को भी खिलाएगी। लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे रेसिप्रोकल इवेंट होता है कि भाई ये सोचा जाए कि इस औरत की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आखिर वो भी तो एक इंसान है। वाह। और जो मेरी रिलेशनशिप कोचिंग है इसमें 99% जो मैं काम करता हूँ ना, मैं मर्दों की तरबियत करने की कोशिश करता हूँ, वाह। क्योंकि तरबियत की ज़रूरत जो है ना वो औरतों को नहीं है। वो तो बचपन से जब पैदा होती है ना तो माँ उन्हें कहती है बेटा सिखाया ही जाता है, तो बीवी तरबियत बनना है, बीवी अगले बनना घर है, जाना है। तुमने घर कैसे संभालना है। अगर कोई नहीं सीखता तो वो मर्द है। और ये 3-4 दिन पहले मेरे एक क्लाइंट का मेरे साथ सेशन था और उसने मुझे कहा कि मैं अपनी बीवी की बहुत तारीफ़ करता हूँ लेकिन वो हर वक्त चिड़चिड़ी रहती मेरे साथ और वो उसका मूड हर वक्त ख़राब रहता है। मैं ठंडी बात करता हूँ, वो गर्म बात करती है। अच्छा। बात बात पे झगड़ा करती है। तो मैंने से कहा कि ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई इंसान इतनी तारीफ़ वसूल करने के बाद भी ऐसा हो। Yes। तो आप मुझे बताएं कि मतलब आप क्या तारीफ़ करते हैं। उसने कहा देखें, मैंने उसे हमेशा ये कहा है कि तुम बच्चों की बहुत अच्छी माँ हो। मैंने उसे हमेशा ये कहा है कि तुमसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की खिदमत किसी ने नहीं की, मैंने भी नहीं की। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तुम घर की सफाई जैसी तुम करती हो कोई भी नहीं करता। अच्छा। मैंने उसे कहा कि ये सारी तारीफ़ें तो आप वो कर रहे हैं जिसमें आपका ज़ाती मुफाद शामिल है। यस। आपका मुफाद है कि आपकी बीवी आपके बच्चों का ख्याल रखे, आपके माँ बाप का ख्याल yes। रखे, घर की सफाई करे। कभी आपने अपनी बीवी की ये तारीफ़ किया आज तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, आज जो है वो तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा लिबास बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, तुम्हारा गुफ्तगू का अंदाज बड़ा अच्छा है। तो आप अगर तारीफ़ें भी सिर्फ वो करते हैं जिनका ताल्लुक आपके अपनी ज़ात से है जी, और जो सिर्फ और सिर्फ उससे काम लेने के लिए हैं, तो उसके जिस जो काम करवाना ना उसकी तारीफें करते जाओ। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ख़वातीन भी ये समझ चुकी हैं कि मर्द जो हैं वो उन्हें किस तरह से शीशे में उतारते हैं। और जो हमारे पास जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो पहले से ये सीख के आती हैं, इसलिए वो इन बातों से मुतासिर नहीं। ये तो हो गया ना मियाँ बीवी का, चले आपने बता दिया, लेकिन ये जो फुफ्फो और खालाओं का फ़र्क है ये क्यों हमारे मुआशरे में इतना ज़्यादा है कि खालाओं की साइड को हम ज़्यादा थोड़ी तरजीह देते हैं लेकिन फुफ्फो लोगों को हम विलन ही समझते हैं। नहीं, इसकी वजह देखें, एक तो पाकिस्तान में जो मर्द है उसकी एक फैमिली सिस्टम के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत है, इक्वालिटी का ना होना है, ठीक है ना जी। और दूसरी जो चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमने पता नहीं ये क्यों सोच लिया है कि हमने बीवी के माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करनी, लेकिन बीवी ने हमारे माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। हमने बीवी के भाई को और बहन को बुरा कहना है, लेकिन बीवी ने हमारे भाई और बहन की अजमत जो है वो बयान करनी है। देखें ये अननेचुरल है, ये हो नहीं सकता। जो बीज आप बोए नहीं वो दरख्त या वो फसल आप काट नहीं सकते। इसलिए ये जो मैं एक मेरे क्लाइंट थे और उनका एक मसला था, तो मैंने पाकिस्तान के अंदर ना जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं जी, इन्होंने एक बड़ा प्रॉब्लम किया है कि इन्होंने जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है ना इसको एक मर्ज बना दी है। यानी कि कोई बंदा डिप्रेशन में एंग्जाइटी में है, उसे कहते हैं आप लेक्सोटानिल खाएं, आप फ्लांट टैबलेट खाएं, आपको ओसीडी है। लोगों को बड़ी जल्दी जो है ना उनको फ्रेम कर देते हैं कि लेबल कर देते हैं। मेरी जो लाइफ कोचिंग है ना, मैं ये समझता हूँ कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन कोई मर्ज नहीं है। ये तो मुझे अभी हो सकता है, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला आता है जिसका हल मेरे पास नहीं है, तो वो जो मैं जब स्टक हूँगा तो मैं कहूँगा जी मुझे डिप्रेशन है। तो उस डिप्रेशन का हल ढूंढना चाहिए या उस डिप्रेशन का हल किए बगैर किसी मेडिसिन से उसे सुलाना चाहिए। ये जो लाइफ कोचिंग है ना, ये पाकिस्तान में असल में है नहीं थी। और पाकिस्तान के अंदर लोग यही समझते थे कि जब भी कोई मसला होगा हमने साइकेट्रिस्ट के पास जाना। साइकेट्रिस्ट तो उन लोगों को डील करते हैं जो कि किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं परमानेंट, जो ज़माना अमन में भी पुरअमन नहीं होते। तो अब भी वो जो क्लाइंट की मैं आपको बात बता रहा था कि उसने मुझे जब कहा कि जी मुझे जो है ना वो ये मसला है कि भाई मेरी जो बीवी है जी, वो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती। अच्छा। मैंने उससे कहा यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कभी अपनी बीवी के माँ बाप के पास भी गए हो फूल लेके कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बेटी मुझे दी है। देखो ना, तो जब तुम आपकी बीवी, आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करना चाहते ना करें, उससे झगड़ना चाहते हैं 10 दफ़ा झगड़ें, आप उसे मरूब करना चाहते हैं करें, लेकिन घर में अमल लाने के लिए एक काम कर लें, सादा सा काम है, अपनी बीवी के माँ बाप
और उसके बहन भाइयों से प्यार शुरू कर दें, सही। बीवी से ना करें। सही। वो बीवी आपके प्यार के बगैर भी सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजार देगी। सही। यानी ये भी एक तरीका उसका मौजूद है। तो बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनाब अगर हमें एहतजाज करना भी है Yes, तो उसका exactly. तरीका होना चाहिए, रिश्तों के अंदर भी होना चाहिए, और वैसे भी हमें कौमी सतह पर भी इसको देखना चाहिए। और रिश्तों में जो जनाब एतमाद मोहब्बत है Yes. ये बेहद ज़रूरी है, और एहतराम जो है वो फिर मोहब्बत से भी बहुत पहले। शुक्रिया बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपका Thank you. यकीनन घर की जो बुनियाद है वो दीवारों पर नहीं होती है बल्कि रिश्तों और एहतराम पर होती है। और अगर माँ बाप एक दूसरे के खानदान के बारे में मुस्बत अंदाज अपनाएं तो बच्चे भी मोहब्बत और ये सवाल ही नहीं होना चाहिए कि वो अच्छे हैं या वो अच्छे हैं, ए अच्छा है या बी अच्छा है। ये क्वेश्चन ही जब आप खत्म कर देंगे ना तो बच्चों के ज़हन से ये कंफ्यूजन भी जो है ना खत्म हो जाएगी। मीम्स का हम जो है वो कुछ कर नहीं सकते, वो तो जनाब चल ही रही हैं। वो कहते हैं ना जिधर रिलेटिव्स का नाम आ जाए मसला ही मसला। तो लेकिन नहीं, ये मीम्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारी नस्लों का सारा इन्हिसार इसी पर है। प्यार मोहब्बत से रहें और खुशियाँ बांटें और खुश रहें। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।